कुछ ना कुछ नया लॉन्च बेकरी में होता रहता है। अभी मोमोलिनीज मार्केट में लॉन्च हुए हैं। पहले डोनट्स मिलते थे, अब डोनट्स का नेक्स्ट वर्जन आ गया है। हैम्पर्स में काफी सारी चीजें बनती है, बट एक नया में कुछ ऐसा जरूर हर साल लॉन्च करती हूँ कि वो करता है। नेगेटिव में अगर मैं कहना चाहूंगी, कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है, बहुत बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं। जब तक आप एक अच्छी क्वालिटी का केक उनको नहीं खिलाओगे, एक अच्छी क्वालिटी का केक नहीं सर्व करोगे, वो आपके पास रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसका नाम है बेकिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, आपने सही सुना, बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री आजकल के टाइम पे एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसका क्रेज सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी है। और ये इंडस्ट्री आजकल के टाइम पे एक लग्जरियस ब्रांड बनती जा रही है। तो जो हमारे साथ आज मेन गेस्ट हैं, उनका नाम है कंचन सरीन जी। राइट, आपने सही सुना, कंचन जी। कंचन जी की जर्नी आगे फ्यूचर में कैसी रही बेकिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में, तो ये सब बातें हम कंचन जी से ही सुनेंगे और समझेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो भावना, थैंक यू टू इनवाइटिंग मी। जी जी जी। तो आज हम जानेंगे कि क्या ये इंडस्ट्री आजकल के टाइम पे क्यों आगे इतनी बढ़ती जा रही है, और फ्यूचर में आने वाले जो न्यू जनरेशंस हैं वो लाइफ में कितना सक्सेस हासिल करेंगे इस इंडस्ट्री में, और कैसे ही आगे ग्रो करती जा रही है डे बाय डे इंडस्ट्री। तो वो सब बातें आज हम जानेंगे कंचन जी के साथ। इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। और इसी के साथ हम पहले सवाल पे जाते हैं। तो आपकी जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई बेकिंग इंडस्ट्री में, और क्या आपके लाइफ में आगे चैलेंजेस इसमें आए, वो सब बताएं। सबसे पहले तो मैं बैठक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आई एम कंचन, फाउंडर ऑफ सरीन केक्स। और मैं कोविड से मतलब 7 years हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में आते हुए, काम करते हुए। पहले मैं शादी से पहले 10 साल पहले मैं 7 to 10 years मेरा जॉब करती थी मैं। तो मेरा डिफरेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है। शादी के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। तो जब कोविड में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तब सभी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और धीरे धीरे जब मैं इस लाइन में आई, बेकिंग लाइन में इंटरेस्ट आया, तो मुझे फिर मैंने उस चीज़ को ग्रैब किया कि नहीं, मैं अब इसके आगे, इस फील्ड के अंदर मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है आपने इस इंडस्ट्री को चूज किया। तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपके पास और भी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना? तो शादी से पहले आप किस कैरियर में फोकस थी, वो थोड़ा बताएं। शादी से पहले एक्चुअली मैंने फैशन डिज़ाइनर डिप्लोमा होल्डर हूँ। तो मैं एज ए फैशन डिज़ाइनर मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया है। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग एज ए फैशन डिज़ाइनर में वर्क कर रही थी उस टाइम पर। फिर लेकिन शादी के बाद वो थोड़ा ब्रेक लगा। तो अब मुझे था कि मुझे अपना बिजनेस करना है, एज ए फैशन डिज़ाइनर का अपना स्टूडियो खोलना है। बट समहाउ वो नहीं प्लान हो पाया बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स कनेक्टेड। तो बट फिर मेरे को कहते हैं कि जब जहाँ आपके किस्मत होती है फिर आपको वहीं आगे ग्रो करने को मिलता है। बिल्कुल, ये बात सही कही कि आपने फैशन डिजाइनिंग पहले करी थी, है ना? तो इसी के साथ जब आपने बेकिंग इंडस्ट्री शुरू करी, है ना, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था इस इंडस्ट्री को लेकर? या आपका बचपन से ड्रीम था कि नहीं, मुझे एक होम मेकर से निकलकर एक बेकरी इंडस्ट्री में जाना है? तो वो थोड़ा बताएंगे आप। देखो क्या होता है ना, शादी से पहले तो हम लोग किचन से दूर ही भागते हैं। उस टाइम पर तो हम लोग सोचते, मतलब किचन से हमें लगता है कि नहीं, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होता मोस्टली, है ना? शादी के बाद क्योंकि मैंने बहुत टाइम में वर्क किया है, फिर तो बिल्कुल ही खाली बैठना भी हम बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है डेफिनेटली। और फिर मेरी जब शादी होती है तो हर मदर इन लॉ का एक इंटरेस्ट रहता है कि आपको क्या क्या बनाना आता है, क्या बनाना आता है। फिर हम लोगों को पूछा जाता है। मुझे तो लगता है आजकल की जो मदर इन लॉज हैं, कहीं ऐसा ना आने वाले फ्यूचर में करे कि हमें खाना बना के बताओ आप कितना टेस्टी बनाते हो। नहीं, आजकल तो कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया है। चलो, मदर इन लॉ सपोर्टिव है। तो लेकिन उस टाइम पर उनको इंटरेस्ट था कि आपको क्या क्या बनाना आता है। फिर मैं खाली भी थी, फिर मैं एक्सपेरिमेंट करती थी। अच्छा, मतलब किचन में कुछ ना कुछ। पहले तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर मेरे को स्टार्ट हुआ इंटरेस्ट। फिर मतलब अब कुछ खाली है, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर हम शेफ्स की हम रेसिपीज ट्राई करते थे। फिर एक टाइम हम लोग, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम लुधियाना में ट्रांसफर हुआ था। वहाँ मेरी लैंडलॉर्ड थी, तो
उनके साथ हम केक बनाते थे, अपने सेलिब्रेशंस केक, चॉकलेट जो डच केक होता है। अच्छा, तो हम तब वहाँ बनाते थे मिलकर, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया बनाने में, बट वो उस टाइम तक तो हम लोग घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही बनाते थे। और डच केक मतलब सिंपल जो बेसिक केक्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो था ही इस चीज़ का। जब कोविड आया तो कोविड के अंदर यही था कि अपनी जो एनिवर्सरी बर्थडेज आया, मैंने अपने बनाया, तब फोटोज बहुत हम लोग अपलोड करते थे। फिर क्योंकि बाहर इतना मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं था, तो फ्रेंड्स ने कांटेक्ट किया कि यार हमारे लिए भी कुछ आप बनाओ या कुछ करके। तो मैंने बनाया, उनके लिए बनाया। फिर उनके नेबर्स ने ट्राई किया। फिर उन्होंने मतलब फिर लोग बाहर जाना कि इस टाइम पर बाहर पता नहीं क्या मिलेगा उनको, और फिर एक इन्फेक्शन का डर भी था, कोई बाहर नहीं जा पाता, तो इजी अवेलेबल हो गया था। डिफिकल्ट तो वो मेरे पास से किसी को ऑर्डर करना वो बहुत इजी अवेलेबल हो गया था। तो लोगों ने, ऐसे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, और अच्छा मैं उनको रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया कि ऐसा भी नहीं था, नहीं तो दोबारा कोई ऑर्डर क्यों ही करता अगर आप उनको क्वालिटी नहीं दे रहे हो या फिर कुछ अच्छा नहीं दे रहे हो। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर ऑर्डर्स आते गए। तो फैमिली और फ्रेंड्स जो नेबर्स हैं उनका सपोर्ट ही मिला मुझे स्टार्टिंग में। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर एक जो इंडस्ट्री है ना, और स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, तो उसको अपनी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब शादी हो जाती है स्पेशली, उस टाइम में हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम एक मतलब शादी के बाद कोई इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हैं तो क्या हमारे इन लॉस को वो पसंद आएगी, नहीं आएगी, ये सवाल मोमेंट्स में होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो मुझे लगता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री चूज कर सकते हो इजीली। आजकल होम मेकर्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर वो करना चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, डिजिटल में आप अपना कोई भी प्रोडक्ट, डिजिटल आप एक बिजनेस चला सकते हो। बिल्कुल। पहले ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट आजकल होम मेकर्स के लिए बहुत। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक कि आपको कुछ करना है लाइफ के अंदर, है ना, वो एक विलिंग तो जरूर होनी चाहिए। तो ऑप्शंस तो फिर आप खुद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्च करो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्लोथिंग में इंटरेस्ट है, बेकिंग में इंटरेस्ट है, या फिर किसी अदर फील्ड में इंटरेस्ट है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप आगे वो सर्च आउट करके उसके लिए आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे। तो क्या ये आपके लिए एक पैशन था या बिजनेस अपॉर्चुनिटी? मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी और पैशन भी था, क्योंकि मैं डिजाइनिंग लाइन में थी, फैशन डिजाइनर थी। अब जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि वाह, मुझे तो यहाँ पर डिजाइनिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। केक को एक डिजाइन करना इज लाइक आप कोई क्लोथिंग डिजाइन कर रहे हो। बिल्कुल राइट। आप केक्स देखोगे उसमें इतने मतलब आप डिजाइन करते हो, एक एक चीज पर फोकस होता है। जैसे कि हम एक टेलर मेड ड्रेस बनाते हैं, ऐसे ही हम एक केक को बनाते हैं। तो मुझे वो इंटरेस्ट, जो मेरा पहले क्रिएटिविटी का इंटरेस्ट था, तो वो अब यहाँ पर निकलना शुरू हो गया। तो इसलिए इंटरेस्ट डेवलप भी हुआ और इंटरेस्ट गेन भी हुआ इस चीज में कि हाँ, इसमें मुझे मजा आने लगा। राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है फैशन डिजाइनिंग में, है ना, वो आपने उसके जो स्किल्स हैं वो अपने केक बेकरी में डेवलप करें और दोनों कनेक्टेड मुझे लगे आपस में, है ना, कि मतलब क्रिएटिविटी दिखानी है मुझे, वहाँ भी क्रिएटिविटी दिखानी थी मुझे, यहाँ भी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हुआ। हाँ, डेफिनेटली। देखो, कोई भी एक्सपीरियंस आपका ना वेस्ट नहीं जाता है, वो आपका काम आएगा ही आएगा। तो जब आपने बेकरी इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी तो क्या चैलेंज आपने फेस किया, वो थोड़ा बताएं। देखो, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम पे जैसे बताया कोविड था, ठीक है। तो कोविड के अंदर अब हमारे पास और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। हम घर के काम भी खुद कर रहे हैं, सब कुछ हमें खुद करना पड़ रहा था। सब पूरी फैमिली घर पर थी, तो काम भी ऑब्वियसली बट भी रहे थे तो बढ़ भी रहे थे, दोनों चीजें थी साथ में। मैंने अब बेकिंग का काम है तो ऑब्वियसली उनको अपनी चीजें टाइम पर चाहिए, अपने ऑर्डर्स टाइम पर चाहिए। आपको अपने लंच भी प्रिपेयर करना था उस टाइम, ब्रेकफास्ट भी करना था। हाउसमेड नहीं थी, हाउस हेल्प का काम भी आप खुद ही कर रहे थे। बिल्कुल। तो एक वो टास्क था कि उस टाइम के बीच में एक नया काम के लिए मैं कैसे टाइम निकालूं। सबसे बड़ा टास्क तो ये था। मैंने टाइम को मैनेज करना शुरू किया कि मैं कैसे, किस टाइम पर और कैसे मैं कौन सा काम आगे पीछे करके मैं वो काम कर सकती हूँ। सबसे पहले मैंने फोकस किया टाइम पर कि उस टाइम को मैं कैसे मैनेज करूँ और उस चीज के लिए कैसे टाइम निकालूं। बिल्कुल। फिर मेरे को दूसरा टास्क आया कि अब ये काम तो मैंने शुरू कर लिया, अब नेबर्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, तो अब नेबर और फ्रेंड के कितने ओकेजन्स आएंगे ना, दो बीच में गैप तो लगेगा। फिर वो आगे अगर मुझे ऑर्डर्स लेने तो वो कहाँ से ऑर्डर्स आएंगे। बिल्कुल। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था उस टाइम पर कि आप अपना पहले एक प्रोफेशनल पेज बनाओ, एक अपना लोगो प्रोफेशनल पेज बनाओ, फिर उस पेज को हम ग्रुप्स में फॉरवर्ड करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर।
कहते हैं ना आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपके बहुत बड़े सपोर्टिव होते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने दोनों ने ही मेरे काम किया। फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि मेरे को टाइम निकाला कि मैं किस टाइम पर मैनेज कर सकती हूँ काम को, और फ्रेंड ने आगे कैसे ग्रो करना है इसको, उसके आइडियाज दिए, आगे रेफर करना शुरू किया। फिर मैंने एक अपना प्रॉपर बिजनेस के माइंड से सब कुछ प्लान किया उस चीज को। फिर उस प्लान को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना था, आगे कैसे लेके जाना था, हमने उस पर फोकस किया, और उसमें फ्रेंड्स ने और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है देखो कि अगर आपके फ्रेंड्स भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड ऐसा टाइम था जिसमें हम जब हम वर्किंग होते हैं, है ना, कोविड से पहले हर एक इंसान अपनी जिंदगी में बिजी था, लेकिन जैसे ही कोविड आया, है ना, तो उस टाइम पे सब फैमिली मेंबर एक हो गए और हर एक चीज़ सीखने का मौका भी मिला घर बैठ के। लेकिन वो ऑफ कोर्स वो जो टाइम था वो बहुत डिफिकल्ट था सभी के लिए, राइट। इसी के साथ जब आपने पहला केक बनाया था, है ना, तो वो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था, वो बताएं। सबसे पहला केक तो मैंने अपने लिए बनाया था, अपने एनिवर्सरी के लिए ही बनाया था। आइसिंग केक, ड्राई केक हम लोग बनाते थे, डच केक बनाते थे, बट मुझे आइसिंग केक बनाना था। अच्छा। अब आइसिंग केक बनाने के लिए प्रॉपर मशीन चाहिए होती है जिसके अंदर हम प्रॉपर वॉट वगैरह का। फर्स्ट ट्रायल कोविड में बनाया था, पहली बार कोविड में बनाया था। तो फर्स्ट ट्रायल तो मेरा नहीं ठीक रहा, क्योंकि फर्स्ट ट्रायल में वो हमें इक्विपमेंट ही नहीं था मेरे पास। फिर मैंने एक प्रॉपर मतलब बेसिक, क्योंकि उस टाइम पर ऑनलाइन बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा था, ऑनलाइन लोगों ने बहुत क्लासेस लिए हैं, बहुत सब कुछ किया, तो फिर मैंने ऑनलाइन बेसिक्स सीखा, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग ली कि कैसे क्या मशीन्स लगती हैं, क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है बेसिक, तो मैंने वो शुरू किया, वो देखा। फिर मेरा एनिवर्सरी केक एक बना था, उसको देखकर ही मेरे फ्रेंड ने अप्रोच किया था कि कैसे। फिर मेरे जो फर्स्ट, अगर आप कह सकते हैं, एक ऑर्डर्ड केक था मेरे लिए, मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया था। वाओ। वो पेड ऑर्डर था। अच्छा। तो उसने ऑर्डर किया, और वो लिटरली मेरा फर्स्ट केक जो ऑर्डर्ड केक था, वो कोई बोल ही नहीं सकता कि मैंने वो लाइफ में फर्स्ट टाइम केक बनाया है। और उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे, और वो केक जो उनके नेबर्स और आगे फ्रेंड्स ने खाया था, वहां से ही मुझे ऑर्डर्स आए, क्योंकि उनको लगा ही नहीं कि ये स्टार्टिंग लेवल का केक है। तो उस टाइम पे तो आपकी फीलिंग बहुत ज्यादा फीलिंग भी हुई, मेरे को मोटिवेशन भी मिला, और मुझे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिली कि यस मैं आगे और इससे अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना जब हमें मोटिवेशन मिलती है ना, कोई हमें अप्रिशिएट करे। नहीं, मैं तो खुद बोलती हूँ, मेरे नेबर्स और फ्रेंड ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया है, इतना ज्यादा पीछे से पुशअप किया है कि नहीं, आप जैसे कोई भी नया डिजाइन था, अच्छा मैं कोई नया डिजाइन मेरे पास आता, मैंने कभी मना ही नहीं किया, मैंने उसको सर्च आउट किया कि मैं वो कैसे बना सकती हूँ, और साथ में उनका सपोर्ट तो था ही कि आप बनाओ, कोई बात नहीं, हम लोग हैं, देख लेंगे कैसे, अगर खराब भी होगा तो कोई बात नहीं, घर की बात समझो। तो एक सपोर्ट मिला है आपको, एक अंदर से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि चलो करना है कुछ आपने। जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है ये कि फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों सपोर्ट होते हैं ना, वही आपको लाइफ में आगे लेकर भी जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं ना। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका जो बेकरी में आपका फेवरेट, या आप जो बहुत ही अच्छा केक बनाते हो जिसकी ऑन डिमांड रहती है, वो कौन सा केक है और उसका नाम कुछ आपको याद? मेरा जो सिग्नेचर केक है मिक्स फ्रूट केक है, क्योंकि मैं मिक्स फ्रूट केक जो मार्केट में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनाती हूँ या फिर कैंड से नहीं बनाती हूँ, उसमें अलग अलग फ्लेवरिंग देती हूँ। क्योंकि हमें एक, अगर मैं पाइनएप्पल या मिक्स फ्रूट बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें और एलिमेंट्स लगते हैं जो इसके टेस्ट को और इनहेंस करते हैं। वो अगर मेरा केक, सिग्नेचर केक जो भी खाता है मेरा मिक्स फ्रूट या पाइनएप्पल केक को, वो रिपीट ऑर्डर्स तो आता ही आता है, और जिसको एक बार उसको खाने की आदत होगी वो दूसरा केक ऑर्डर ही नहीं करता। तो मतलब ये आपका सबसे ज्यादा, मतलब आपकी बेस्ट सेलिंग फ्लेवर आप कह सकते हो, बेस्ट सेलिंग फ्लेवर है मेरा। दैट्स ग्रेट। इसी के साथ कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाने के लिए आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जिससे कस्टमर रिपीटेड रहे, है ना? मतलब होता ये है कि जैसे मान लो हमने किसी को फर्स्ट टाइम केक दिया, है ना, तो हमारे दिल में एक चीज़ रहती है कि वो दोबारा भी हमसे केक के ऑर्डर के लिए आए, है ना, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ना, ये रिपीट होना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि हर इंसान के घर में बर्थडे भी आते हैं, एनिवर्सरी भी आती है, शादी भी आती है, गिफ्ट भी करते हैं। हाँ बिल्कुल।
तो वो थोड़ा बताएं कि रिपीटेड कस्टमर कैसे आप उनका ध्यान रखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी, मेरे जितने कस्टमर्स हैं जो एक बार मेरे पास आया है वो मेरा रिपीट कस्टमर बना ही बना है। मेरा बहुत 1% कस्टमर भी रादर देन उनकी शिफ्टिंग हो गई हो या फिर वो यहाँ से कहीं दूसरी स्टेट सिटी में चले गए हो, ये रीजन हो सकता है। अदरवाइज मेरे पास जो फर्स्ट टाइम कस्टमर आया वो रिपीट कस्टमर रहा ही है आज तक। और वो ट्रस्ट फर्स्ट टाइम का जो ट्रस्ट आप मुझे बता रहे हो, मेरे पास कई बार गूगल से भी कस्टमर आता है। फर्स्ट कन्वर्सेशन आपकी उनके साथ क्या कॉन्फिडेंस से रहती है, क्या आप उनकी बात को कितना समझ पा रहे हो, उसके जो उनकी रिक्वायरमेंट है आप उनको कितना समझ पा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग कैसे आप उनको ऑप्शंस दे पा रहे हो। तो कस्टमर को वहीं से ही कनेक्ट हो जाता है कि नहीं, ये एक प्रोफेशनल और एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो। और जहाँ रिपीट ऑर्डर की बात है, जहाँ हम लोग कस्टमर को जब फर्स्ट ऑर्डर आता है तो हम उनकी पूरी रिक्वायरमेंट, उनका टेस्ट कैसा है, कम क्रीम चाहिए, ज्यादा क्रीम चाहिए, स्पॉन्ज कैसा चाहिए, उनको मिक्स फ्रूट ज्यादा पसंद आता है या चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा है, पूरी डिटेल्स उनसे ली जाती है। उसके अकॉर्डिंग वो केक कस्टमाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फ्लेवर। अगर उन्हें मीठा कम पसंद है तो हम इसमें मीठा कम रखेंगे। ऑफ कोर्स जब हम ये सारी चीजें हम उनसे पूछते हैं, सारी चीजों का ध्यान रख के केक बनता है, तो उनको हो ही नहीं सकता कि उन्हें पसंद ही ना है। वो केक उनको इतना पसंद आता है कि वो दोबारा रिपीट ऑर्डर अपने आप ही करते हैं, इवन वो रेफर भी करते हैं। तो यही आपका है कि अगर हम किसी कस्टमर का ट्रस्ट जीते तो वो आपके पास जरूर आएगा अगर आप उसको अच्छी सर्विस देंगे। और बाय चांस कोई फ्लेवर, कई बार कस्टमर कहते हैं कि चलो आप ये वाला केक बना दो, हो सकता है कि उनका मिक्स फ्रूट का फ्लेवर हो, फ्रूट फ्लेवर में जाते हो बट उन्होंने चॉकलेट ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको, क्योंकि वो टेस्ट, बट वो जरूरी नहीं है कि वो केक खराब है, बट आपको उनका टेस्ट, आप उनसे पूछो कि आपकी फैमिली में क्या खाना ज्यादा पसंद। मेरे पास आज एक ऑर्डर आता है, तो मैं उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछती हूँ कि गैदरिंग बच्चों की है या बड़ों की है, कितने बच्चे कितने बड़े हैं, और आपकी फैमिली में किस टाइप का केक खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो चॉकलेट ही पसंद करते हैं या फ्रूट में जाना चाहते हैं या कुछ नया एक्सप्लोर करने में ओपन रहते हैं। जी 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 जी, नहीं बहुत अच्छी बात है। जब हम ये चीजें माइंड में रखकर अगर हम किसी को सर्व करते हैं तो डेफिनेटली आप फेल हो ही नहीं सकते। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रख रहे हैं तो फिर कोई कस्टमर नहीं होगा जो आपके पास दोबारा ना आए। तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स भी देखनी चाहिए, हमें उनके टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वो फिर आपके पास जरूर आएंगे, है ना। इसी के साथ हर एक के मन में ना एक सवाल आता है, ठीक है, कि जो क्वालिटी है केक की वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखो, जो होम बेकर्स होते हैं, होम बेकर्स का पर्पस ही यही है कि आपको फ्रेश केक्स डिलीवर करे। नहीं तो कमर्शियल बेकिंग के अंदर क्या होता है, बल्क में ऑर्डर्स बनते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव भी डालने होते हैं और ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग उनका केक स्पॉन्ज बना रहे, और उनको केमिकल्स वगैरह भी यूज करने पड़ते हैं। होम बेकर्स का पर्पस ही यही है कि जैसे अगर हमसे कोई ऑर्डर करता है, एक तो ऑर्डर पर ही केक बनेंगे तो ऑब्वियसली वो फ्रेश होंगे। तो हम केमिकल फ्री केक बनाते हैं, एगलेस बनाते हैं, और एग की प्रेफरेंस भी होते हैं, बट जो एग में डील करते हैं वो एग वाले बनाते हैं, बट मोस्टली बेकर्स एगलेस केक में डील करते हैं, ठीक है। और हम लोग हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि घर में चीजें बन रही हैं तो किसी वर्कर के थ्रू नहीं बन रही है, एक स्मॉल क्वांटिटी में बन रही है, तो ऑब्वियसली वो हाइजीन ही रहेगी, है ना। तो ये चीजों का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि जो चीज बन रही है आपको एक अच्छी क्वालिटी निकल कर आती है। और डेफिनेटली जो फ्रेश केक होते हैं और जो केमिकल फ्री या फिर आपके बिल्कुल हाइजीन से होता है, उनका टेस्ट ही डिफरेंट आता है। किसी भी बेकर के साथ अगर आप केक बनवाते हो, आपको टेस्ट में जरूर फर्क नजर आएगा, क्योंकि फ्रेश चीजों का टेस्ट ही डिफरेंट रहेगा। तो कंचन जी, आपने हमें केक क्वालिटी के बारे में बताया, है ना। इसी के साथ हर एक इंसान के मन में एक चीज़ आती है कि क्या ये जो केक है वो एगलेस ही होता है, क्या केक में हमेशा एग ही डलता है। क्योंकि जब भी हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जी हमें तो एगलेस केक दे दीजिए। तो क्या ये सच में ऐसा है कि एगलेस ही होते हैं सारे केक्स, या इनमें थोड़ा बहुत एग डलता है? पता है भावना क्या है, मेरे पास भी ऑर्डर्स आते हैं ना, फर्स्ट डाउट कस्टमर का ये रहता है कि मैम 100% एगलेस ही है ना। एक्चुअली भावना, सरीन केक्स मेंट फॉर एगलेस बेकरी ओनली। राइट। हमारे घर में वी आर प्योर वेजिटेरियन, हमारे घर में एग भी नहीं आता है। तो बिल्कुल प्योरिटी रहती है इस चीज के अंदर। अगर किसी को अपने भगवान के भोग के लिए लगवाना है, मेरे पास जन्माष्टमी के केक्स आते हैं तो लोग फ्री माइंड से देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ बिल्कुल प्योरिटी, इनके घर में कहीं पर भी नॉन वेज या नॉन वेजिटेरियन चीज ही नहीं है, तो वो भोग लगा सकते हैं हमारे जो भी केक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो और जहां तक बात है, मेरे कस्टमर्स के भी बहुत डाउट आता है। फर्स्ट उनका डाउट यही रहता है कि मैम, मतलब वो ऑर्डर कर देते हैं फिर, लेकिन दोबारा कॉल कई बार बहुत बार आता है, मैम एगलेस ही होगा ना। तो
एग वाले केक्स भी बनते हैं, उनकी क्वालिटी अलग होती है। और जो एगलेस केक्स बनते हैं वो प्योर एगलेस होते हैं। ये आप समझो बेकिंग एक साइंटिफिकली एक उनका मेथड होता है हम लोगों का। हर चीज एक रोल प्ले करती है। जैसे बेकिंग सोडा हम डालते हैं वो एक रोल प्ले करती है, बट बेकिंग सोडा के साथ अगर हम कर्ड या कुछ सिट्रस हम कुछ डालते हैं तो वो एक अलग रोल प्ले करती है। तो हम एक पूरा केमिकल बेस्ड हम एक रेसिपी बनाते हैं जिससे हम एगलेस रेसिपी है उसको compete कर सके। आज की डेट में एगलेस बेकिंग भी सेम इफेक्ट देती है जो आपके एग केक के अंदर होता है। सेम टेक्सचर स्पॉन्ज का आएगा, सेम क्वालिटी आपको मिलेगी। इवन दो जो एगलेस केक्स हैं वो जो एग केक्स हैं उनसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं, उनसे ज्यादा डिमांड्स आती है। आज की डेट में एग वाले जो केक होते हैं या एग वाली जो बेकरी आइटम्स होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं। राइट, मोस्टली पीपल चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेज हो, वो एगलेस बेकरी की तरफ ही मतलब रहते हैं। उनका जो एगलेस केक होते हैं वो ज्यादा टेस्टी होते हैं। नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि आज अब हम लोग इतने इनहैंस हो गए हैं अपने आप को, इतना हम लोगों ने कहते एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि अब हमारी एगलेस बेकिंग भी जो है आप अगर देखोगे तो वो एग के कंपैरेटिवली उतना ही, इवन उससे ज्यादा ऊपर ही आप कह सकते हो। टेस्ट वाइज भी ले लो, क्वालिटी वाइज भी उससे ऊपर ही आपको मिलेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने ये कि एगलेस केक जो है, राइट, उसमें एग नहीं डलता। ये मिथ है कि एग डालते हैं। नहीं, उसके लिए हम साइंटिफिकली और चीजों के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जी, ठीक है, जिससे कि हम उस चीज को अचीव कर सकते हो। वो बिल्कुल अगर हम कह रहे हैं कि एगलेस है तो वो 100% एगलेस ही होगा। राइट, क्योंकि देखो हर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं होता। एग्जैक्टली, आजकल काफी लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, तो उनके मन में यही होता है कि देखो हमारा वेजिटेरियन है तो वेज ही केक होना चाहिए, एग वगैरह कुछ ना हो उसमें। नहीं, मैं भावना ये ऐड करूंगी कि जो नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज भी है ना, अगर वो कई बार केक या कुछ भी बाहर से स्वीट ऑर्डर करता है तो एक मीठा एक ऐसी चीज है कि जो हम सबसे पहले घर में आते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं। हाँ, ये तो बात है ना। तो अगर हमसे कई बार बहुत बार होता है कि अगर हम केक बना रहे हैं तो वो केक को वो सबसे पहले भगवान को सर्व करना चाहेंगे, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फैमिली भी क्यों ना हो। बिल्कुल। तो जो नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज भी हैं तो वो लोग भी प्रेफर करते हैं कि उनको वेज केक मिले जिसमें एग या फिर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो कि हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। नहीं, अच्छी बात है ये बहुत कि हमारी जो केक हैं वो हम एगलेस भी बना सकते हैं और विद एग भी बना सकते हैं। तो दोनों के टेस्ट अच्छे हैं। दोनों के टेस्ट अच्छे हैं। इवन एगलेस जो केक है वो अगर आप कहोगे एग केक से ज्यादा, क्योंकि एग में एक अगर हम जितना भी उसके अंदर फ्लेवरिंग डालेंगे बट फिर भी एक स्मेल होता है उसके अंदर। कई बार वो लोग नहीं पसंद करते। तो एगलेस जो केक होते हैं उनके अंदर आपको एक फ्रेगनेंस मिल जाती है। हाँ, वो पता लग भी जाता है कि हाँ इसमें एग डला है। अब कई बार आप मंचूरियन आप मार्केट में खा के देखना, है ना, कई बार आपको एक किसी रेस्टोरेंट में एक अलग सा खाते टाइम एक अलग सा फ्रेग्रेंस आएगी। आप सब तभी समझ जाओगे कि नहीं इसके अंदर कुछ है। राइट, वैसे केक्स में भी ऐसे ही होता है। केक्स में भी ऐसे, राइट। इसी के साथ जो हमारी अभी न्यू जनरेशन है जो बेकिंग इंडस्ट्री में अभी आने वाले हैं, तो कई बार वो भी सोचते हैं कि हम अपनी प्राइसिंग कैसे रखें केक्स की या बेकरी प्रोडक्ट्स की, चाहे वो कुकीज़ हों, चाहे वो केक्स हों या अदर बेकरी प्रोडक्ट्स हों। तो वो थोड़ा हमें बताएं आप। देखो, कोई भी कैलकुलेशन आती है हमारी प्राइसिंग की तो खाली उस बेस पर नहीं होती कि हम क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हम वो चीज़ बना रहे हैं उसमें हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। हम जिस रूम पर बना रहे हैं उसमें लाइट चलेगी, पंखा चलेगा, AC भी चलेगा। अगर समर वेकेशन है तो वो चीज़ें भी इंक्लूड होती है। अगर हम बेकिंग करें कितने टाइम के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है कि वो बहुत हाई पावर की कंज्यूम करते हैं, है ना। तो वो भी इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ आपकी लेबरिंग भी करती है कि अगर आप देखो आज आपका अमाउंट ले लोगे बट आगे अगर आपने आगे भी ग्रो करना है, शॉप खोलोगे, आपको लेबर भी पे करना पड़ेगा, है ना, आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें जो भी इंक्लूड होती है। रादर जो आपको उसमें बनाने में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, आपके इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग भी ऐड होती है। क्योंकि आपको उस चीज को बनाने के लिए इक्विपमेंट यूज करने पड़ते हैं। तो आप अगर कहोगे जी मैदा तो हमें इतना सस्ता मिलता है, जी बेकिंग सोडा तो हमें कुछ भी नहीं पड़ता, ये केक इतना महंगा कैसे हो गया, बट आप देखो और चीजें भी होती हैं जो इसमें मैटर। जैसे कि आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना, और साथ में जब आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो आपको हीट भी फील होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ओवन लग रहा है ना, वहाँ पे और भी कई चीजें
यूज में आ रही हैं, तो डेफिनेटली प्राइसिंग भी उसी के हिसाब से आप लगाएंगे। बाकी हम लोग जो रिसोर्स करते हैं, जहाँ से सामान लेते हैं, ऑब्वियसली हमें उसके कभी कभार कोरियर चार्जेस देने पड़ते हैं, जिस साइट से मंगवा रहे हैं राइट चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत चीजें बहुत इसमें इंक्लूड, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, अगर कोई सोचे तो। ऐसा नहीं है कि आपने केक किया कि वो चीज हमारे पास इन हाउस है तो उसके रिसोर्सेज बहुत है। राइट, और रिसोर्सेज बहुत है और उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मोर ओवर हमारा टाइम, हम अपना टाइम दे रहे हैं एक चीज को बनाने में। अगर मैं 3 घंटे दे रही हूँ, 4 घंटे दे रही हूँ, वो चीज मैं एक केक को बनाने में दे रही हूँ, वो मैं अपना टाइम कहीं और यूटिलाइज कर सकती हूँ। मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली को दे सकते हो टाइम अपनी, क्योंकि जब शादी हो जाती तो ऑफ कोर्स बच्चों को भी देखना पड़ता है। मैन पावर है कि अगर मैं किसी और से काम कराऊंगी ऑब्वियसली मुझे उसे पे करना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल बेकरी चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बताएं। देखो भावना, बेकरी तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, बेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बट अगर हमें उसे आगे कैसे ग्रो करना है उसके अंदर हमें फोकस करना पड़ेगा कि आप जो आप उसकी मटेरियल जो इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हो वो हाई क्वालिटी की यूज करो। नहीं तो अगर नॉर्मल क्वालिटी की यूज करना है तो मार्केट से उठाएगा इंसान और वो लेके चला जाएगा। जब तक आप एक अच्छी क्वालिटी का केक उनको नहीं खिलाओगे, एक अच्छी क्वालिटी का केक नहीं सर्व करोगे, वो आपके पास रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर फिर मेन चीज होती है आप उनको डिजाइनिंग दो, नई मार्केट में क्या नया आया है आप वो सर्व करो। नहीं तो बेसिक नॉर्मल केक आज की डेट में हर कोई बेचेगा, बट आपके पास क्या नया है, कस्टमर आपसे क्यों अट्रैक्ट होगा, वो ये देखेगा आपके पास क्या नया है, आप क्या नया सर्व कर रहे हो, क्या डिजाइनिंग नहीं है। जो अगर आपके पास नया होगा तो आपके पास वो जरूर रिपीट आएगा कि ये चीज सिर्फ सरीन केक के पास मिलेगी, हमें वहीं कांटेक्ट करना। इवन कोई रेफर करेगा, किसी को ढूंढ भी रहा होगा, तो बहुत सारे आते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं उनको ऐसा केक बनवाना है, तो वो सर्च कर रहे थे तो हमने आपका रेफरेंस दिया है। राइट, क्वालिटी मेंटेन करो अपना। कुछ आप जैसे कुछ ना कुछ नया लॉन्च बेकरी में होता रहता है। अभी मोमोलिनीज मार्केट में लॉन्च हुए हैं, पहले डोनट्स मिलते थे, अब डोनट्स का नेक्स्ट वर्जन आ गया है। तो आपको मतलब आपको आई रखना पड़ेगा कि मार्केट में नया क्या लॉन्च और जैसे वो लॉन्च हुआ है आपको वो ऐड करना होगा अपनी मेन्यू में तभी, क्योंकि कुछ नया कस्टमर को मिलेगा वो तभी आपके पास आएगा। पीछे अभी कुकीज टिन बहुत, अभी रिसेंटली कुकीज टिन बहुत आजकल चल रहा है, तो जैसे ही वो आया तभी आप लॉन्च कर दो कि कुकीज टिन्स अवेलेबल इन सरीन केक्स VIP रोड। अपना पूरा प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, अपनी एडवर्टाइजमेंट डालो प्रॉपर तरीके से, हर चीज की एडवर्टाइजमेंट करो, सोशल मीडिया पर अपने काम को दिखाओ, प्रेजेंटेबल रहो कि आप जो अपनी रील बनाते हो, पोस्ट बनाते हो, वो इतनी अट्रैक्टिव बनाओ कि कस्टमर उसको देख के करे कि प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, बहुत ये चीज मैटर करती है। अगर आपने अपने केक बेकरी को आगे लेकर जाना है तो उसके लिए आपको अपने ब्रांड को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। भावना, बहुत सारी बेकर्स हैं आज की डेट में, बहुत, अगर आप सिर्फ पंजाब में बात करोगे ना, पंजाब में बहुत बेकर्स हैं, बिल्कुल है ना, बट और हर बेकर अच्छा केक बना रहा है, लेकिन आपको वो दूसरे बेकर से कैसे अलग करेगा। आप कुछ दूसरे बेकर से कुछ हटकर करोगे, कुछ नया करोगे, कुछ अलग सर्व करोगे, तभी वो आपके पास आएगा। बेकरी सब कर रहे हैं, केक सब बना रहे हैं, बट आप क्या इनोवेटिव और कुछ नया कस्टमर, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक ब्रांड की पहचान तभी बनती है जब आप कस्टमर्स को कुछ नया दिखाते हैं। हर मंथ में, हर साल में कुछ ना कुछ ऐड होना जरूरी है। अब जैसे मेरे हमेशा राखी की दिवाली के हैम्पर बनते हैं, मैं हर साल कुछ एक नया आइटम जरूर लॉन्च करती हूँ उस टाइम पर जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। हैम्पर्स में काफी सारी चीजें बनती है, बट एक नया में कुछ ऐसा जरूर हर साल लॉन्च करती हूँ कि वो एवरी दिवाली पे, एवरी दिवाली, एवरी राखी दिवाली जो गिफ्टिंग जो भी फेस्टिवल आता है, तो मैं कुछ ना कुछ हैम्पर में कुछ नया लेकर आऊंगी, है ना, कुछ बॉक्सेस में नया लेकर आऊंगी, पैकिंग में नया लेकर आऊंगी। तो ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए एक आइडियाज हैं, अगर वो फ्यूचर में आगे अपना बेकरी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक हैम्पर भी रेडी कर सकते हैं, और वो आगे बहुत अच्छे अमाउंट में भी सेल आउट होते हैं। ये थोड़ा बताएं कि जो आपने भी बताया कि आप हैम्पर्स बनाते हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं वो थोड़ा बताएं। देखो, हैम्पर्स में मोस्टली वो चीजें ऐड होती हैं जो लॉन्ग ज्यादा दिन तक चल सकती है। ठीक है, तो हम चूज करते हैं, कुकीज चूज करते हैं, चॉकलेट चूज करते हैं, ब्राउनीज चूज करते हैं, उसके अंदर ड्राई केक चूज करते हैं। अब जैसे मैं स्पेशली बनाती हूँ कुछ चॉकलेट फ्लेवर के लड्डूज बनाती हूँ, है ना, बार्स बनाती हूँ, तो वो ऐड करती हूँ। कुछ मैं ऐसा इसमें ऐड करती हूँ जो आपके कम से कम एक हफ्ता चल जाए। हाँ, मोस्टली जैसे हमारे घर में भी हैम्पर्स आते हैं दिवाली पे या अदर किसी फेस्टिवल पे, तो वहाँ पे ना ये चीज होती है हमारे हैम्पर्स में कि वो खराब हो जाती है,
खराब हो है ना, जाते हैं। और वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक कंपनी के लिए, बिल्कुल। कि मतलब एक ऐसी चीज बना के दें कि जो आगे थोड़े दिन तक तो एटलीस्ट चले। और मेन है कि आप जिसको दे रहे हो, अगर बाय चांस कस्टमर की खुद की डिमांड होती है कि हमें तो ये इसके अंदर चाहिए, बट आप उनको बताओ कि इस चीज अगर आप ये बनवा रहे हो तो आप इतने दिन तक इसको कंज्यूम कर लेना, नहीं तो आप फ्रिज में रख लेना। लोग क्या करते हैं, हैम्पर्स आते हैं वो बाहर छोड़ देते हैं। मोस्टली मैंने देखा है हैम्पर्स आते हैं क्योंकि गिफ्टिंग होती है तो हम साइड में रख देते हैं उसको, बट आपको उनको बताना बहुत जरूरी है कि इसमें ये प्रोडक्ट डला हुआ है, आप उसको प्लीज फ्रिज में करवाओ ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग आप उसको यूज कर सकते हो। मोस्टली देखा जाए तो कोई इतनी डिटेलिंग में नहीं बताता, बट बताना बहुत जरूरी है, सो दैट देखो हर कोई बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट से कुछ हिस्सा निकाल के दे रहा है ना, तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट रखनी है ताकि उसकी जो भी कहीं पे भी जो अमाउंट लग रहा है वो थोड़ा सेफली तरीके से लगे, है ना, सो दैट वो आगे जो भी हैम्पर बना रहे हैं तो उसमें वो उस चीज को समझे और आगे उसको यूज करें। देखो भावना, मेरा तो मेन मोटिव यही रहता है कि मैं किसी चीज को बना रही हूँ, कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है, उनका पैसा लग रहा है और मेरी मेहनत लग रही है। बिल्कुल। अगर कोई चीज मेरे एंड मेरी बनाई हुई चीज कोई खराब जाती है, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। हाँ, मेरे पास तो वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास ये चीज चलेगी, बट नहीं, मुझे उस चीज का इसलिए दुख लगता है, इसलिए, और मोस्टली हर बेकर रिलेट करेगी उस चीज के लिए, क्योंकि हम उस चीज को बनाने में अपना टाइम देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं, बिल्कुल, है ना। अगर कस्टमर पे कर रहे हैं तो हम भी अपना पूरा एफर्ट देते हैं उस चीज को बनाने में, तो हम भी नहीं चाहते कि वो चीज वेस्ट जाए या खराब हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी दी है कि कैसे आप फेस्टिवल्स को भी लोगों के लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपने लिए भी उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर कोई हैम्पर में किसी हमारा प्रोडक्ट कोई किसी के घर में गिफ्ट कर रहा है तो दो जगह प्रमोशन हमारी होती है। एक तो जहाँ जो जिसने हमसे परचेज किया है, अप्रोच किया है, और जिसके घर वो जा रहा है ना, तो वो दो हमारे कस्टमर बनते हैं उसके, और वही फिर आपको आगे अप्रोच करेंगे, कि हम वहां से हैम्पर आया था मेरे पास, दिवाली पर हुआ था, मेरे हैम्पर जब चॉकलेट के गए थे तो मेरे को जो जिन कस्टमर्स के पास गए थे वहां, क्योंकि मैं अपने कार्ड्स, दूसरी चीज मेरे ये बेकर्स के लिए है मेरे, कि आप क्या करो, जो भी हैम्पर्स देते हो, आप केक्स देते हो, जो गिफ्टिंग के लिए स्पेशली होता है, अपना कार्ड उसमें जरूर डालो, ताकि, है ना, क्योंकि हर कोई ये शर्माएगा कि आपने कहाँ, अपने जिसने गिफ्ट किया उससे शर्माएगा कि आपने कहाँ से परचेज किया, बट अगर आपका कार्ड वहां पर होगा वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। तो मेरे पास ऐसी दिवाली पर आया था, कस्टमर्स के 2-3 कस्टमर्स के डायरेक्ट कॉल आए थे जिनको गिफ्ट मिले थे कि मैम आपका वो था तो वो बहुत अच्छा लगा हमें, तो हमें रिपीट ऑर्डर करना अपने किसी रिलेटिव को देने के लिए। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप दे रहे हो कनेक्टिविटी बनती है और हमारे कस्टमर्स, यहाँ से हम कस्टमर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से फिर आपके कस्टमर्स रिपीट होने लग जाते हैं जब आप उसमें अपना विजिटिंग कार्ड डालते हैं या अपने बारे में ब्रांडिंग करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। सो कंचन जी, अगर हम आज का टाइम देखें, राइट, तो आज के टाइम पे लोग केक को बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं, है ना, हर एक फंक्शन में केक होता ही होता है, चाहे वो बर्थडे हो चाहे वो एनिवर्सरी हो। तो आज से 20 साल पहले, राइट, तब इतना केक को प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, पर आज के टाइम पे हर एक फंक्शन में केक ही ऑर्डर होता है, उसके बारे में बताएं। देखो, पहले के ज़माने में इतनी सेलिब्रेशंस होती ही नहीं थी। पहले जो थे सेलिब्रेशन के एक टाइम ही अलग था, एक दौर ही अलग था, क्योंकि उस टाइम पे सेलिब्रेशन होते, घर में मिठाइयाँ बनती थी, लोग घर में स्वीट्स बनाते थे, वो सेलिब्रेशन होता था। आज क्या है, लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, इतना ज़्यादा बिजी है हर इंसान कि वो जब भी उसको टाइम मिलता है आपस में टाइम स्पेंड करने का या जो भी खुशियाँ मनाने का, तो वो उसको सेलिब्रेट करना चाहता है। आजकल सेलिब्रेशंस बढ़ गई हैं, तो आजकल हर इंसान छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करता है, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहता है। और सेलिब्रेट करने के लिए का आज की डेट में तरीका है, क्योंकि हम बेकर्स है, हम आपकी हर ओकेजन पर, आपकी हर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम केक डिजाइन कर देते हैं, तो उनको ऑप्शंस मिलता है कि चलो आज हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या हमारी फर्स्ट मीटिंग है, 1 ईयर हुआ है फर्स्ट मीटिंग, हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारे पास उसके लिए डिजाइन है। अगर कोई कहेगा कि अच्छा आज मेरे बेटे का 1 मंथ हुआ है, तो हम मेरे पास उसके लिए डिजाइन है, हमारे पास हर चीज के लिए, तो हमारे पास भी डिजाइन है और कस्टमर्स के पास भी सेलिब्रेट करने के मौके हैं। तो इसलिए अब जो केक है, वो इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ गई है, क्योंकि हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि केक हर एक घर में आपको हर फंक्शन में मिलेगा। अगर कोई आपकी गेट टुगेदर हो रही है, कोई बाहर से आपको कोई गेस्ट आ रहा है, तो आप उसका वेलकम करने के लिए भी केक बना रहे हो। तब भी मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है इतनी ग्रो हो रही है, क्योंकि हर कोई, इनफैक्ट मेरे भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी कहती कि नहीं, हमें अपना जॉब छोड़ के हमें बेकरी बिजनेस ही करना है, क्योंकि वो
इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है और लोग मोटिवेट होते हैं बेकर्स को देखकर। भावना, हम बेकर्स ने, बेकर्स कम्युनिटी ने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करते हैं कि आपके हर ओकेजन के लिए हम कुछ नया लेकर आए। जी, आपके हर कस्टमर अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कस्टमर अगर कुछ नया सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं कि हमेशा आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी खुशियों को बढ़ा सके। और ये इजी भी है। इजी नहीं कह सकते भावना, इसके पीछे बहुत ज्यादा हमारा दिमाग लगता है, सर्च करना पड़ता है। और आपके टेस्ट को मैच करना, कस्टमर के टेस्ट को मैच करना पड़ता है कि वो इतना इजी नहीं है कि वो सोबर पसंद कर रहा है, उसका टेस्ट सोबर डिजाइनिंग में है, या फिर वो थोड़ा लाउड पसंद कर रहा है, या वो कुछ मीडियम पसंद, या कुछ वो क्रिएटिव पसंद कर रहा है ना। तो वो भी हमें बहुत ज्यादा कस्टमर के सर्च आउट करना पड़ता है कि उसका क्या टेस्ट है। राइट। और उसके लिए हमें बहुत सर्च करना पड़ता है। डिजाइन को बनाने के लिए हमें बहुत सर्च करना पड़ता है कि वो पिक्चर्स और वो एलिमेंट हम कहाँ से सर्च आउट करें, कहाँ से लेकर आए। और जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी वुमेन्स हैं उनको लगता है कि इजी है ये चीज़, है ना, हमारे लिए करना, हम तो आ सकते हैं इस लाइन में, वो थोड़ा बताएं। भावना, हर चीज़ इजी है, सब कुछ इजी है, आप सब कुछ कर सकते हो, बट आपका फोकस होना चाहिए, है ना। आप ये नहीं कि अगर आपने कोई चीज बनानी शुरू करी, अगर वो नहीं बन रही, छोड़ो यार, नहीं बन रहा, आप में वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आप में ये फीलिंग होनी चाहिए, यार ये की चीज कैसे बनेगी, मुझे वो क्रैक करना है। तो आप हर काम कर सकते हो, खाली बेकिंग में ही नहीं, किसी भी फील्ड में। अगर आप ये कहोगे नहीं यार, तो स्टार्टिंग में ही कर दोगे ना, नहीं यार नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, तो आप कभी नहीं उस चीज को इजी लगेगा आपके लिए। अगर आप ये कहोगे यार ये हो क्यों नहीं रहा है मुझसे, मुझे इस चीज को क्रैक करना है अब, तो आप के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हाँ, हर चीज को आसान बनाने के लिए आपको पहले उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, सर्च आउट करना, उसके बैकग्राउंड सर्च करना पड़ता है आपके लिए। अब जैसे जब मैंने बेकिंग शुरू करी थी, बेकिंग शुरू करने से पहले मैं जब स्टार्टिंग की थी, मैं बहुत वीडियोस देखती थी। मेरे घर वाले कहते थे तुम तो मतलब कमली हो गई हो, तुम तो सारा टाइम बस यही देखती रहती हो। बट मैंने बहुत वीडियोस देखी और मैंने हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा। मैं लाइव वीडियोस देखती थी, जबकि मुझे वो आता था बनाना। मैं वो वीडियोस सिर्फ इसलिए देखती थी कि मैं स्टार्टिंग में थी, मैं नया सीख रही थी, फिर मैं उसको सर्च आउट करती थी कि क्या चीज है, नहीं है ना। वो मैं फिर वहां से ऐसे करके मैंने सीखा कि खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया। बहुत देखा, आपको सर्च आउट करना पड़ता है, उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल, देखिए जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तब तक आपको चीजों का पता नहीं लगेगा, जब तक नॉलेज नहीं होगी तब वो भी नहीं चीज को आपको परफेक्ट कर पाओगे। मतलब ये नहीं कि ये चीज नहीं हो रही, आप ये आप उसका क्रैक करो कि आप ये कैसे कर सकते हैं। वो जज्बा, वो जुनून होना बहुत जरूरी है। जो क्लाउड किचन है वो कैसे हेल्प करता है वो बताएं। भावना, देखो आज अगर आप देखोगे तो लोग जॉब्स के लिए बाहर निकलते हैं, स्टडी के लिए बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर से दूर रह रहे हैं, और वो डेली बाहर खाना आपकी हेल्थ के लिए भी नहीं ठीक है ना। तो लोग सर्च आउट करते हैं कि उन्हें किसी तरह घर का खाना मिल जाए। क्लाउड किचन इज ए स्पेस जहाँ पर आप लोगों को अपने घर का बना हुआ खाना सर्व कर सकते हो। बिल्कुल। और मैक्सिमम बहुत लोग हैं, आप देखोगे ऑफिसेज हैं, पीजीज हैं, वहाँ स्टूडेंट हैं, जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, तो आप वहाँ अप्रोच कर सकते हो उनको। घर का खाना वो दे प्रेफर होममेड फूड, क्योंकि हमें पता है कि वो फ्रेश बन रहा होगा, डेली बनता है, टिफिन डेली बनेंगे। ऑयल आप अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे, राइस, दाल, चावल आपको घर का मिलेगा। तो बहुत स्कोप है आजकल क्लाउड किचन में। और अगर आप चाहते हो तो क्लाउड किचन को आप अपना एक छोटा स्टॉल भी बना सकते हो। यहाँ से शुरू करके एक स्टॉल, मैंने बहुत देखे क्लाउड किचन करते करते स्टॉल बनाए, स्टॉल से वो रेस्टोरेंट पर आ गए हैं। तो आगे क्लाउड किचन में भी आगे बहुत अच्छा ग्रो है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाता है आपको कैसे काम मैनेज करना है, कैसे करना है। फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो कॉन्फिडेंट आता है, फिर आप आगे इस चीज को बहुत लंबा लेके जा सकते हैं। और इसी के साथ क्लाउड किचन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी लोग जो हैं वो घर से इसको यूज कर रहे हैं इस ऐप को। हाँ, और इसी के साथ वो आगे खाना भी डिलीवर करते हैं, है ना। क्लाउड से कुछ भी आपके घर का स्पेस है, आप अपने टाइम के हिसाब से। मेन चीज यही है कि जो भी घर से काम कर रहे हैं अपने टाइम के हिसाब से, अपने स्पेस में, अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। बस आपको टाइम मैनेज करना है। जी। इसी के साथ एक वेबसाइट भी है, IG
IGP, है ना, और ऐसी पता नहीं कितनी वेबसाइट्स हैं जो बेकरी इंडस्ट्री को मोटिवेट कर रही हैं, अपने प्लेटफॉर्म में एक जगह दे रही हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखो IGP है वो, उसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप अपने कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां से ऑनलाइन ऑर्डर्स, जो भी IGP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कस्टमर सर्च आउट करते हैं, तो आपकी जो बेकरी है लिस्टेड होगी तो उस ऑप्शन में आएगी और वहां से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली उसमें डाल सकते हो कि आपको प्री बुकिंग करवानी है, कैसे करवाना है, तो आपको एक वो चांस है कि आपको वहां से ऑर्डर्स आ सकते हैं। बट अगर आपकी बेकरी अच्छी अर्न कर रही है या आप इंडिविजुअल काम कर रही है तो कई बार हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट अगर कुछ बेकर्स हैं जिनको आगे ग्रो करने में मुश्किल हो रही है या फिर अपने आप को रीच आउट बाहर करने में मुश्किल हो रही है, तो वो IGP की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं हर इंडस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, है ना, वैसे ही इस इंडस्ट्री का भी कोई पॉइंट होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, वो थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखो, पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि ओपन मार्केट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आकर काम शुरू कर सकता है, उसमें पोटेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव में अगर मैं कहना चाहूंगी, कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है, बहुत बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, ठीक है। हमेशा हमें अपने, मुझे लगता है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आपसे नीचे कौन है, आपसे ऊपर कौन है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप अपने से 10 गुना ऊपर बंदे को देखोगे, आप डिमोटिवेट हो। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो आपके लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता। हर्डल्स यही है कि बहुत कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। तो अगर आप कहोगे बेकिंग में कंपटीशन नहीं है, हर सोसाइटी में, हर गली में आपको बेकर्स मिलेंगे और आपके कॉम्पिटिटर मिलेंगे। आपको अपने आप को यूनिक रखना है, दूसरे से डिफरेंट रखना है, कुछ ऐसा लेकर आना है कि जो दूसरे से हट करो। आज हो सकता है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं जो दूसरी बेकर नहीं कर पा रही है, या उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरी USP नहीं है ना। तो ओपन मार्केट है, बट आपको अपने आप को क्रिएटिव रखना पड़ेगा, तो तभी आप चल सकते हो। आपको हमेशा फोकस्ड रहना पड़ेगा और हमेशा ये अपने अंदर रखना पड़ेगा कि नहीं, आपको दूसरे को देखकर हारना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि हमें कभी भी ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना इस लाइन के लिए, है ना, और पॉजिटिव ही रहना है। क्योंकि देखिए, कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शुरू से ही ऊपर नहीं पहुंच जाओगे, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। कहीं आपको हाइट पर जाना है तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप सीधा सोचोगे आप जंप मार के ऊपर पहुंच जाओगे, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। आप हो सकता है कि 2 स्टेप चढ़ोगे, 3 स्टेप आप जंप कर सकते हो, बट आप सोचोगे कि आप 10 स्टेप जंप कर लोगे तो आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। जैसे बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री जो आजकल के टाइम पे एक लग्जीरियस ब्रांड बन चुके हैं, लग्जीरियस इंडस्ट्री बन चुकी है ना। बार बार ये वर्ड इसलिए भी सुनना अच्छा लगता है क्योंकि ये ब्रांड ही ऐसी है, ये बेकरी इंडस्ट्री ही ऐसी है कि जो हमें अंदर से मोटिवेट करती है कि यार नहीं, करना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, और लड़कियां तो होती ही क्रिएटिव माइंडसेट से आती हैं, है ना, हर चीज में अपनी क्रिएटिविटी डालती हैं। इनफैक्ट वुमेन्स की बात नहीं करती, मेंस भी काफी हैं जो केक इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, राइट, वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं। भावना, देखोगे जैसे टेलर होता है ना, लेडीज टेलर से ज्यादा बेटर आप देखोगे जेंट्स टेलर होते हैं, ऐसे बेकरी में भी है कि वुमेन्स भी हैं, क्रिएटिव है, उनका माइंड ही क्रिएटिव होता है, बट मेंस उनकी क्रिएटिविटी भी नेक्स्ट लेवल की है। वो इंजीनियरिंग सोच रखते हैं अपनी, एक वो नेचुरल उनके अंदर आता है ना, तो वहाँ उनके बने हुए उनकी क्रिएटिविटी वो नेक्स्ट लेवल पर ही होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। आज मतलब लोग कहते हैं अरे बेकर ये तो लड़कियों का काम है ना, किचन ये तो लड़कियों का काम है। आजकल वो मिथ चला गया, आजकल लड़के भी उतने ही काम करे साथ में किचन का काम जितना वुमेन करती है। और बेकरी के अंदर तो आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे बेकर्स बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं देखती हूँ, हम जब किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे शेफ्स होते हैं, है ना। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में काफ़ी ऐसे फेमस रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे बेकरी आइटम्स मिलती हैं और बहुत टेस्टी होती है। इनफैक्ट मैंने आपका भी केक टेस्ट किया था एंड इट्स लाइक वाओ, मेरे मुंह से निकला वाओ, क्योंकि आपकी टेस्ट क्वालिटी इतनी अच्छी है, वो मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। सो मच भावना। देखो, मैंने पहले भी यही बोला कि अगर आप कोई चीज फ्रेश सर्व करते हो उसका टेस्ट ही अलग होगा। मैं ये नहीं कहती, देखो मैं बिल्कुल एंटी भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहती जो बेकरी में मिल रहा है बिल्कुल ही खराब होता है। हम बचपन से ही वही चीज खाकर वही चीज एडप्ट करके हम बड़े हुए हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं,
लेकिन उनकी एक कहते हैं लिमिटेशन होती है, क्योंकि उनको बल्क में ऑर्डर आगे सर्व करना है ना, तो ऑब्वियसली उसमें वो लंबा चले प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा, है ना। वो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वो ऐसे डालेंगे केमिकल या प्रिजर्वेटिव, तो वो एक रिक्वायरमेंट है उनकी बेकरी के लिए। बट वो भी काम अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी वो अनहाइजीन है, या उनको भी कमाना है, उनको भी सर्व करना है, वो भी अच्छा काम करते हैं। बट उनका क्या है, मास मतलब बैचेस बनते हैं, बड़े बैचेस बनते हैं, जो ऑब्वियसली वो एक दिन में नहीं बनते होंगे, वो फ्रेश बेकिंग कई बार नहीं हो पाती होती उनकी। बट होम बेकर के पास ये चॉइस होते हैं कि हम आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हो हम लोग वैसा बना सकते हैं। अब आप बाहर से केक लोगे, उनका एक कस्टम मेड केक होगा, जो कि सिर्फ जैसे वो बनाते हैं उनका वो ही स्टाइल होगा उस चीज को बनाने का, वो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट कई बार बेकरी में आप कह सकते हो कि जी हमें ये चाहिए, इसमें ये करो, वो भी कर देते हैं आज की डेट में। बट हमसे अगर किसी बेकर से आप केक बनवाते हो, वो एग्जैक्ट आपके अकॉर्डिंग केक बनाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए केक बना रहा है। इसी के साथ कंचन जी, जैसे मैंने आपका पेज एक्सप्लोर किया इंस्टा पे, तो वहां पे मैंने देखा कि आपने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से केक्स को डेकोरेट किया, और उसमें से सबसे अच्छा मुझे वर्किंग बटरफ्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगा, और उसी के साथ एक कार वाला भी कॉन्सेप्ट था, जिसमें कार केक से ऊपर आ रही है ना, और उसकी जो विंडोज हैं वो ओपन हो रही हैं। वो मुझे बहुत ही अच्छा यूनिक आपके आइडिया लगा उसमें, तो वो थोड़ा बताएंगे आप कैसे उसमें क्रिएटिविटीज अपनी डालते हैं। देखो मार्केट में लॉन्च होती हैं चीजें, अब जैसे बटरफ्लाई लॉन्च हुई है, सब बटरफ्लाई केक बना रहे हैं, बहुत बड़े बेकर्स बना रहे हैं, बट आप उसको दूसरे से कैसे डिफरेंट डिजाइन डाल सकते हो, वो मैटर करता है ना। तो वो चीजें भी आप उस केक को आप 3 किलो में भी बना सकते हो, है ना, 4 किलो में भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उस बटरफ्लाई को आप कैसे एक थीम के साथ मैच कर सकते हो, हमें बहुत सारी चीजें फोकस करनी पड़ती है उसके अंदर। और जहाँ तक लेविटेशन, जो आप कार वाला केक है वो लेविटेशन केक है। लेविटेशन में तो इतनी लेविटेशन क्या होता है? लेविटेशन जो आपको ग्रेविटी इंडेफिनिट केक होते हैं, जो आपके मतलब हवा में उड़ रहे होते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे, वो हवा में उड़ते हैं। तो लेविटेशन मशीन होती है, आप उसके साथ तो कितना प्ले किया है मैंने, बहुत ज्यादा। उसमें मैंने कार भी रोटेट की है, डॉल भी रोटेट की है, आप उसमें एस्ट्रोनॉट भी रोटेट कर सकते हो, ग्लोब भी रोटेट कर सकते हो आप। आजकल मेसी वगैरह वाले बच्चे बहुत केक पसंद करते हैं, मतलब उसमें तो मास क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। इसका आइडिया कहाँ से मिला था आपको कि मैं ऐसी क्रिएटिविटी डालूंगी? देखो लॉन्च होते हैं मार्केट में, मशीन लॉन्च हुई थी, फिर हमें मशीन जब लॉन्च हुई तो हमने इंडस्ट्री में देखा कि वो कैसे यूज हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें आइडियाज भी मिलते हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो इस थीम के ऊपर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम पहले थीम देखते हैं कि ये थीम है, अच्छा मेरे पास आई है, कस्टमर आता है कि हमारी पार्टी का थीम ये एनिमल थीम है, तो मैं देखूंगी कि अगर एनिमल थीम है, मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया है, मैं उसको कैसे इसमें यूज कर सकती हूँ। फिर हमने देखा कि एनिमल थीम है, कोई भी एक एनिमल हम ऊपर रोटेट कर देंगे। कोई कहते हैं कि आजकल कार के बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि कार की थीम पर बनाना है, तो हमने आइडिया लगाया कि हम उसके ऊपर कार रख सकते हैं। तो वो बच्चे के लिए बहुत एक्साइटमेंट आ रही, मतलब एक पार्टी में मैं खुद भी अटेंड कर रही थी कि सारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि अच्छा कार कैसे रोटेट कर रही है, वो भी हवा में बिल्कुल फ्लोट कर रही है। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, है ना। जैसे अगर डॉल है, लड़कियों को बहुत पसंद है डॉल्स, तो लड़कियों के लिए वही सेम मशीन लड़कियों की थीम पर आ गई कि हमने उसको डॉल में कन्वर्ट कर दिया, राइट, है ना। तो वो बहुत डिफरेंट। और भी कितनी है कि आप ऊपर ग्लोब आप वो कर सकते हो, उसको कवर भी कर सकते हो कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो कैसे रोटेट हुआ है। तो क्रिएटिविटी तो आपके एंड पर है कि आप किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हो। अब वही सेम लेविटेशन मशीन है, जो जो आप बात करोगे वो नीचे से ऊपर आ रही है, वो लेविटेट भी हो रही है, और वो एक हिडन केक में से वो ऊपर भी आ रहा है कि वो एक कार हिडन है, बट वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ रहा है और रोटेट भी हो रहा है। तो वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपना बताया कि आप कैसे उसमें क्रिएटिविटी डालते हैं, तो ये जो हमारा आज पॉडकास्ट व्यूअर्स देख रहे हैं, आज वो भी समझेंगे कि किस लेवल तक बेकरी इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी होती है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत भी लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई केक बनाओ और आपके पास आ गया। दिस इज नॉट अ केक, दिस इज अ फीलिंग एंड दिस इज अ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। मेरे बहुत सारे कस्टमर के अगर आप रिव्यूज देखोगे तो वो उनका यही होता है कि अच्छा हमें तो इसे काटने का ही मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर केक बनकर आया। नहीं सच में आपका जो मैंने केक देखा था ना वो बहुत ब्यूटीफुल था, तो दिल करता है बस देखते ही रहे, उसको काटे ही ना और खाए भी नहीं। कोशिश यही होती है कि कस्टमर टेस्ट बाद में करेगा, पहले उस केक को वो देखेगा, है ना। देखकर अगर उस चीज को वो प्रेजेंटेबल केक लग रहा है, वो देखकर सुंदर लगना चाहिए। मेरा फोकस दोनों चीजों में है कि कई बार मेरे पास कस्टमर आते भी हैं ऐसे कि मैम वो केक तो इतना सुंदर बना था,
बहुत पसंद आया मैं केक, बट उसमें टेस्ट ही नहीं था। तो मैं इक्वालिटी वो भी रखती हूँ कि केक अगर सुंदर बना रही हूँ तो उसके अंदर टेस्ट और फ्लेवर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और जो आगे ये जो हमारा पॉडकास्ट देखेंगे उन बिगनर्स के लिए भी है कि आप सिर्फ क्रिएटिविटी में ही फोकस ना करें, क्वालिटी और वो सर्व करना भी बहुत। देखो जो कस्टमर को आप एक बार अच्छा केक बना के दोगे ना, बिल्कुल, बट अगर आपको उसको टेस्ट पसंद नहीं आएगा वो आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल, ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं इस इंडस्ट्री में कि आपको सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि उसका क्रिएटिविटी में, क्वालिटी में भी ध्यान देना पड़ेगा। ऑल ओवर हमें पूरा ऑल ओवर इस पे फोकस करना पड़ता है कि हमें चीज को टेस्टी भी बनाना है और देखने में सुंदर भी बने। बिल्कुल। इसी के साथ अगर किसी ने इस इंडस्ट्री में आना हो और अपना करियर स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक कोई कोर्स करना होता है? जैसे आपने बताया था कि आपने जब आपकी शादी हुई थी तो उस टाइम पे आप घर पे ही थे, है ना, और कोविड में आपने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ होम मेकर, राइट? तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि क्या वो कोर्स करें या घर बैठ के कैसे इस स्किल को डेवलप करें, उसके बारे में बताएं। देखो वैसे तो इसके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, अच्छा, बेकिंग के प्रॉपर डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। वो आपकी चॉइस है, आप एक साथ कोर्स अगर टाइम आपके पास है, आप स्टडी के साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो, अपने स्किल करना चाहते हो, तो आप प्रॉपर डिप्लोमा कोर्स एक ले सकती हो इंस्टीट्यूट से, ठीक है? जो हाउस वाइफ है ऑब्वियसली वो बाहर नहीं जाएंगे, और कई बार उनका फाइनेंशियली भी होता है कि वो इतना ज्यादा, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है कि वो इतना ज्यादा एक साथ नहीं पे करना चाहते हैं, या इसमें एक ही चीज में इतना सारा एक साथ नहीं इन्वेस्ट कर सकते, इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है इसमें। तो उनके वो ये कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही पूरा कोर्स बाय करो, आप पहले एक चीज करो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने केक से पहले शुरू किया था, आप ड्राई केक से शुरू करो, ड्राई केक से जो अर्निंग आती है, फिर उसके बाद आइसिंग केक के कोर्सेज लो, वहां से जो अर्निंग आएगी, फिर आप अपने कुकीज के कोर्सेज करो, ब्राउनी कोर्सेज, आप लेवल अप करते जाओ। जरूरी नहीं एक साथ सब कुछ पूरा कोर्स बाय करो, आप धीरे धीरे करो, जहाँ अर्निंग होती रहेगी आगे आगे कोर्सेज करते रहो। तो आप ऐसे कर करके भी एक छोटी इन्वेस्टमेंट में भी आगे बढ़ सकते हो। ड्राई केक्स हमारे मोस्टली ऐसे होते हैं, हमें घर में यूज जो हमारे डेली यूज की चीजें होती हैं उन चीजों से आप कर सकते हो। उनका एक पार्ट आप इकट्ठा करते रहो, जब भी आपका ऑर्डर आता है उससे आप अलग मतलब नेक्स्ट आप कोर्सेज ले सकते हो। तो आप बहुत कम अमाउंट में भी अपना बिजनेस चला सकते हो और कोर्सेज ले सकते हो। राइट। तो ये बात बहुत अच्छी बताई आपने कि किस तरह से आप हर इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हो। आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स ना शुगर से दूर रखते हैं, है ना? तो क्या सच में बच्चों को शुगर से दूर रखना चाहिए, मीठा नहीं देना चाहिए? क्योंकि बच्चा ग्रो करता है ना? तो क्या इसके पॉजिटिव साइंस हैं, क्या नेगेटिव साइंस है, उस पर थोड़ा सा मुझे बताएं। देखो भावना, कोई भी चीज हम ये कहते हैं कि कोई भी आप एक्सेस में लेते हो आपको वो तब हार्म करता है, बट अभी किसी चीज को बंदी कर देना वो राइट सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में है ना, उसके इंटेस्टाइन को आदत पड़नी चाहिए हर चीज को डाइजेस्ट करने की। जब आप उसको बंदी कर दोगे, बच्चा आगे बड़ा होगा, आप बाहर भी जाएगा, तब वो घर का खाना भी नहीं मिल पाएगा उसको, बट आपके फिर वो बच्चा उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए उसका इंटेस्टाइन जो है वो कैपेबल ही नहीं होगा। और मोर ओवर वो इतना एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चे तो तूफान है, वो टिकते ही नहीं है, इतना उछल कूद करे, इतनी शरारतें करते हैं, और मोर ओवर हम उनको इतनी एक्टिविटीज में डाल रहे हैं। तो अगर आप उनमें एनर्जी फूड ही नहीं डालोगे, है ना, तो फिर क्या फायदा। बट कोई भी चीज एक्सेस में देना मैं बोलूंगी कि गलत है। जहाँ तक है कि अगर कोई केक ऑर्डर करता है, कोई मुझसे ये बोलता है कि बच्चों को केक नहीं, हम लोग बच्चों को अवॉइड करेंगे केक देना या कुछ करना, आप कम दो, आप ओकेजनली दो ना। आप क्यों कह रहे हो कि आप उसको डेली बेसिस पर आप दो? ओकेजनली दो, बर्थडे पार्टीज पर दो, या बच्चा कुछ विन करता है आप तब दे दो। डेली बेसिस पर देना गलत है, बट ओकेजनली देना, कभी कभी कुछ खाना तो गलत है। अगर कोई डाइटिशियन भी होती है ना, तो वो कहते हैं कि आप डाइट करो, एक दिन आपको चीट डे करने के लिए वो देती है, मतलब कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए बच्चों को, कुछ मतलब देते रहना चाहिए। पेरेंट्स आज की डेट में कहते हैं जी बच्चों, यहाँ तक भी आगे के बच्चों को भाई ग्लूटेन फ्री देना है, तो ग्लूटेन इसलिए फ्री फूड इसलिए होता है जो एलर्जेटिक, जिनको एलर्जी होती है इन चीजों से, है ना। नहीं तो फिर हमारे जो हम लेते हैं, जो नॉर्मल व्हीट फ्लावर लेते हैं, उसमें भी एनर्जी मिलती है, उसमें भी बहुत चीजें न्यूट्रिशन मिलते हैं हम लोगों को। सिर्फ ग्लूटेन फ्री तब के लिए होता है। मेरा पर्पस ये है कि बच्चों को सब कुछ खाने की, सब कुछ डाइजेस्ट करने की आदत डालो, कम खिलाओ, बट ये बोलोगे कि बिल्कुल ही नहीं खिलाना, उस चीज से बिल्कुल ही दूर रखना है, वो गलत चीज है। राइट। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि अभी न्यूबॉर्न बेबीज हैं, वो बढ़ेंगे,
ग्रो करेंगे तो उनको किस तरह से शुगर की तरफ लेके जाना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है आजकल के टाइम पे, है ना, कि बच्चों को हर चीज देनी चाहिए। रखना चाहिए बच्चों को, तो मॉडरेट रखना चाहिए, कभी खिलाओ कभी नहीं खिलाओ। हमने सुना है कि बेकर्स को कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया जाता है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि कोलैबोरेशन करना एक बेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज करना कि आप किसके साथ कोलैबोरेट करो और किसके साथ नहीं, क्योंकि हर बार हर कोलैबोरेशन आपको बेनिफिट नहीं देती है। अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ी है जो बिजनेस से रिलेटेड मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स एक ग्रुप है, अगर आप उधर कोलैबोरेशन करते हो तो वहाँ आपको बेनिफिट इसलिए मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर आपको विजिबिलिटी मिलेगी, है ना, वहाँ आप कोलैबोरेट करो। बट अगर कोई आपको इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी आपको कहती है कि कोलैबोरेशन करो, मतलब हमें स्पॉन्सर चाहिए, आपका हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप केक स्पॉन्सर कर दो, आपको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आज आपको अप्रोच कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, नेक्स्ट टाइम वो आपको पे नहीं करेगा अगर वो कंपनी इतनी बड़ी है। क्योंकि कुछ हमने सुना है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि हमारे मिलियन के व्यूअर्स हैं, आप हमें केक स्पॉन्सर कर दो और आपको हम अपने पेज के ऊपर आपकी कोलैबोरेशन लेंगे अपने केक की फोटो में या अपनी वीडियो के अंदर। आप एक बात बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर आपके मिलियन के फॉलोअर्स हैं, आपके इतने अच्छा पेज है, आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक छोटे बेकर को आप सपोर्ट करना चाहते हो, एक छोटे बिजनेस को आप उठाना चाह रहे हो, तो आप उनको पे करो, राइट, है ना। आप क्यों आप कह रहे हो कि आपको आप जब खर्च कर सकते हो तो आप क्यों नहीं आप ऑर्डर मतलब कर सकते, आपको क्यों फ्री में केक चाहिए, बिल्कुल, है ना। आप उसको आप पे करो और आप लो, आप वो मीनिंगफुल होगा कि आप उनको बिजनेस को उठाना चाह रहे हो, उनको हेल्प करना चाह रहे हो जी। और वो ऐसा भी नहीं है कि आज आप किससे कोलैबोरेशन कर रहा है या फिर अगर वो आपसे स्पॉन्सरशिप ले रहा है, वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा, वो फिर किसी और बेकर को ढूंढेगा, वो उनकी हैबिट बन जाएगी कि चलो ठीक है, ये मैं आज इस बेकर ने ले लिया, अब मैं किसी और बेकर को पूछूंगी, है ना। तो वो उस बेकर को अप्रोच करेगा, जी हमने लास्ट टाइम उनसे बनवाया था और देखो उनको हमने अपने पेज पर वो किया, और फिर दूसरे ऑब्वियसली जो नए बेकर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है ना, वो अट्रैक्ट करके चलो हमें विजिबिलिटी मिलेगी, चलो हमें हमारा नाम विजिबल होगा, बट वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा, वो कभी भी आपको वापस नहीं आएगा, आपको ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, आप किस लिए काम कर रहे हो, ताकि आप कुछ अर्न करो, कुछ कमाओ, इस फ्री में काम करने के लिए थोड़ी आप मेहनत कर रहे हो। नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर आपको लग रहा है विजिबिलिटी है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके बिजनेस को ग्रोथ, अगर कम्युनिटीज कोई ऐसी कम्युनिटीज है, जैसे मैं वुमेन्स एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी में, वहाँ मैं करती हूँ कोलैबोरेशन, वहाँ मैं करती हूँ स्पॉन्सरशिप, वहाँ और भी बेकर स्पॉन्सरशिप करती हूँ, बट वहाँ पर विजिबिलिटी मिलती है। जी। तो अब कोई मुझे कहेगा किसी सेलिब्रिटी के लिए वो करो, तो सेलिब्रिटी के लिए अगर आप करना चाहोगे मैं खुशी करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप किसी बड़ी हस्ती के लिए बनाना चाह रहे हो। हाँ, तो ये डिपेंड करता है काफी, हाँ वो हेल्प करता है, काफी हेल्प करेगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिटी में एक अच्छी जगह पर आपका केक जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे से कनेक्टिविटी और वैसे ही कनेक्शन बन जाते हैं। बट जो फ्री में केक लेने को पहले से ही बोल रहा है, तो ऑब्वियसली उनका माइंड सेट ही नहीं होगा ना कि वो आपको दोबारा दोबारा पे करे। राइट। बहुत ही सही जानकारी दी है आपने। हमारे पास एक फनी कस्टमर आया था, तो उनको बेटे का बर्थडे बोला कि आप मेरे बेटे का बर्थडे स्पॉन्सर कर दो, और हमारे इतने मिलियंस, इवन उन्होंने मुझे ही नहीं और उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब हमारे और भी कम्युनिटी के बेकर्स को अप्रोच किया था। मतलब वो एक हंसने वाला मोमेंट था कि मतलब आप एक अपने बेटे के बर्थडे का केक खरीद के नहीं ले सकते हो, आपको वो फ्री में चाहिए किसी से। आप इतना तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो कमा ही रहे होंगे ना। बिल्कुल। तो आप अपने इतना भी नहीं आपके पास है कि आप अपने बेटे का बर्थडे का केक आप खरीद के ले सकते हो मार्केट से। राइट। जैसे कि हम देखते हैं आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उसी के साथ हम इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाते हैं, राइट, उसमें अपने केक्स की फोटोज डाल के शेयर करते हैं। तो ऐसे हमारे केक इंडस्ट्री जो है उसको कितना बढ़ावा दे रहा है ये सोशल मीडिया, है ना, कितनी ग्रोथ मिलती है इस इंडस्ट्री को सोशल मीडिया के थ्रू, वो हमें थोड़ा बताएं। देखो, जैसे मैं बेकर हूँ, मेरा मेन फोकस रहता है कि मुझे कुछ बेकिंग के लिए कुछ ना कुछ मुझे नया दिख जाए, कुछ नया मिल जाए। अब इंस्टाग्राम के एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगती है कि जो कंटेंट आप सर्च करते हो आपके पास वही कंटेंट दिखाता है, राइट। अगर आज मैं बेकरी से रिलेटेड मेरा फोकस है या मैं कुछ देखती हूँ, तो मेरे पास बहुत
ऑप्शंस आते हैं, अलग अलग मेरे जो फेलो बेकर्स हैं या फिर क्या नया कुछ मार्केट में आया है, मुझे वो ऑप्शन मुझे बहुत सीखने को मिलता है इंस्टाग्राम से। और रही बात कि मैं वहाँ पर अपने आप को कैसे ग्रो कर रही हूँ, मैं एक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि लोग मेरे पास सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले वो मेरे सोशल मीडिया पे जाते हैं, मेरे पेज पे जाते हैं, वो मेरा वर्क वहाँ देखते हैं, वो एक मेरा बायोडाटा है कि वो मेरा काम कैसा है वो वहाँ से दिखता है। तो मैं अपने काम को इतने क्रिएटिव वे में उसमें प्रेजेंट करती हूँ ताकि लोग देखकर मेरे काम को समझ सके कि मैं किस क्वालिटी का और किस लेवल तक का काम करती हूँ। तो ऑब्वियसली वहाँ से लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर देखकर ही लोग फिर हमारे पे ट्रस्ट। तो मतलब सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। हर आप कहते हो, मुझे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप सोशल मीडिया चलाते हैं, ये तो बहुत इंस्टाग्राम बहुत फेसबुक पे रहते हैं लोग। जनरली मेरे कुछ सुनने में आता है, यानी कि मुझे कोई कह रहा है, बट नॉर्मली कहते हैं ये तो सारा टाइम फेसबुक पर है, किसी भी बंदे के लिए बोलता है कि, बट मैं अपना अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी तो मैंने सोशल मीडिया से बहुत सीखा है और बहुत ग्रो किया है। राइट। बहुत अच्छी बात है कि आगे अगर कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करता है तो उसको फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं, कोलैबोरेशंस के लिए भी उनको मैसेजेस आएंगे और आगे वो इसको अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया। बिल्कुल जी। अब जैसे मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो मैं कोई जैसे मुझे राखी के लिए, जैसे मैंने बताया, मैं हैम्पर्स बनाती हूँ, राखी या दिवाली के मुझे कोई हैम्पर बनाने हैं, मैं प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट चलाती हूँ जो ऑल ओवर में एरिया सेलेक्ट करूंगी, ऑल ओवर मुझे पंजाब चलाना है या मुझे पर्टिकुलर सिटी में चलाना है, वहाँ वो ऑप्शन है कि आप एडवर्टाइजमेंट, वो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, वो उस एरिया में उस एडवर्टाइजमेंट को रन करेगा जहाँ से आपके मतलब मैक्सिमम लोगों तक आपकी रीच पहुंचेगी और वो आपके वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं हम लोगों को। राइट। जैसे कि आपने भी एडवर्टाइजमेंट की बात करी थी, राइट? तो इसी के साथ ये बताएं कि एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं वो पेड एडवर्टाइजमेंट रहती है या फिर ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट रहती है, कैसे ग्रोथ रहती है इसमें थोड़ा बताएं। देखो, दो तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है। एक एडवर्टाइजमेंट आप बना रहे हो सिर्फ अपने फॉलोवर्स के लिए बना रहे हो और जो भी आपके व्यूअर्स है उनके लिए बना रहे हो, ये एक अलग एडवर्टाइजमेंट हो गई। एक एडवर्टाइजमेंट पेड भी आती है उसके अंदर, जो आपको नॉन फॉलोवर्स होते हैं, जो आपका एरिया कवर करता है। जैसे पंजाब में है तो पंजाब कवर करेगा, अगर आपने ट्राई सिटी सेलेक्ट किया वो ट्राई सिटी करेगा। आपका वो एज ग्रुप, हर प्रेफरेंस के ऑप्शंस होते हैं, वो आपको एज ग्रुप का ऑप्शन देते हैं कि कितने एज ग्रुप में ये आपकी एड जानी चाहिए, है ना। तो वो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है जो आपके जो कंफर्ट, जो आपके एरिया, जो आपकी कनेक्टिविटी से बाहर जाती है ना, वहां से आप मतलब स्प्रेड होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट और वहां से लोगों तक रीच पहुंचती है आपकी। लोग जानते हैं कि सरीन केक नाम के या कोई ब्रांड कोई है ना, लोगों तक पहुंचता है और फिर उनमें से जो भी आपके ब्रांड से या जो भी रिक्वायरमेंट उनकी होती है वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। राइट। क्या कभी किसी कस्टमर का फीडबैक आपको ऐसा मिला हो जो आज तक आपको याद हो, वो बताइए। एक बहुत अच्छी कस्टमर है, वो अभी भी मतलब वो मेरे जब भी पॉडकास्ट या मेरा जो भी ऐसा होता है वो हर चीज देखती है मेरा, वो ये भी देख रहे होंगे। तो वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे केक में खा ही नहीं पाती, वो कभी केक खाते ही नहीं थे, उनको एलर्जी थी, उनको एलर्जी हो जाती थी केक से। तो उन्होंने जब मेरा फर्स्ट जब मुझसे ऑर्डर किया तो इसी उससे किया था कि मतलब फैमिली के लिए किया था। बट एक होता है ना, चलो घर में कोई चीज आई है, सबने तारीफ की होगी कि अच्छा बना है, तो उन्होंने इस चक्कर में टेस्ट किया कि मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि भाई कैसा बना है, और वो लिटरली उनको उस केक से एलर्जी नहीं हुई। अच्छा। वो उन्होंने स्पेशली कॉल किया और मुझे अप्रिशिएट किया, कंचन मैं केक नहीं खाती थी, आज तुम्हारे वजह से मैं केक खाना स्टार्ट कर दिया है। और वो केक खाते हैं, मुझसे ही ऑर्डर जाते हैं, मेरे पास ही उनके सारे ऑर्डर जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो इंसान केक ही नहीं खाता है, जिसको एलर्जी थी केक से, तो वो इंसान केक खाना शुरू कर। इसी के साथ आने वाले 5 सालों में आप अपनी ब्रांड को, बेकरी ब्रांड को आगे कहाँ तक दिखना चाह रहे हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी जंप मारने में बिलीव नहीं करती हूँ, है ना, उछाल उतनी मारनी चाहिए जितना आप संभाल पाओ। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ही शुरू किया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप मेरे माइंड में है कि मैं एक अपना छोटा स्टूडियो बनाना चाहती हूँ जहाँ मैं क्लासेस शुरू करूँगी। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा। आगे मेरे माइंड में तो है कि मैं अपना कोई कैफे या फिर जैसे आजकल ओपन ऑफिसेज होते हैं, है ना, जो रेस्टोरेंट टाइप ऑफिसेज होते हैं, तो मैं कुछ मेरे माइंड में कुछ प्लान्स हैं कि मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहती हूँ। राइट। तो मतलब आप आगे चाहते हैं कि आपसे लोग सीखें, Exactly. आप आगे अपनी एकेडमी खोलें और आउटलेट्स भी आगे जाके आप खोलें अपने।
पहले स्टूडियो से स्टार्ट करना चाहूँगी, फिर कैफ़े, फिर वो कैफ़े के बाद वो ब्रांचेज और फिर वो आउटलेट्स, तो बाद में वो उसके नेक्स्ट स्टेप होगा। राइट, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने देखिए कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक आप इसको आने वाले 5 सालों में लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी विश पूरी हो और हमारे भी जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो आपकी बेकरी में आके सीखें। तो एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए भी, अगर आपसे ही सीखे हुए लोग आगे बढ़ेंगे। सो कंचन जी, अब हम अपने मूड को करते हैं थोड़ा कूल, ठीक है, और खेलते हैं एक गेम जिसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे, उनके छोटे छोटे आंसर्स होंगे। ठीक है, देखते हैं, मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, टी या कॉफी? कॉफी। केक या पेस्ट्री? केक। चॉकलेट या वनीला? चॉकलेट। ऑनलाइन ऑर्डर्स या वॉक इन स्टोर? ऑनलाइन ऑर्डर्स। अर्ली मॉर्निंग बेकिंग या लेट नाइट बेकिंग? लेट नाइट। ओके। वन वर्ड में अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कीजिए। क्रिएटिव एंड मॉडरेट। वाओ। सक्सेस या सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन। फेवरेट डेजर्ट? ब्राउनी। एक एंटरप्रेन्योर जिससे आप इंस्पायर होते हो? सुभा दीवान, मेरी एक को फाउंडर है वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप की। मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, इतनी वाइब मतलब उनसे मिलती है हम लोगों को, हर किसी से खुश होकर बात करती है, और वो मुझे लगता है कि वो अपना बिजनेस भी इसी चक्कर में अर्न कर पाती है, क्योंकि वो हर किसी के साथ पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है। वेरी नाइस। अगर आप बेकरी बिजनेस नहीं करते तो फिर क्या करते? ऑफ कोर्स फैशन डिजाइनिंग, जो कि आपने पहले बता दिया, फैशन डिजाइनिंग में थे ही। सो कंचन जी, बहुत ही मजा आया हमें इस गेम में आपके साथ खेल के। बहुत फन था। हाँ, मूड चेंज हो गया। सो कंचन जी, आप कोई ऐसी रेसिपी शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ, और उसकी थोड़ी सी रेसिपी बताएं? मतलब आप कोई सीक्रेट मुझसे लेना चाहते हैं? जो हमारे व्यूवर्स भी बनाकर देखें कि कैसी बनती है। तो मैं आप सबके सामने एक रेसिपी अपनी बताती हूँ, और वो रेसिपी इतनी अच्छी है कि आप एक बार बनाओगे तो आप बार बार हर दूसरे दिन बनाना चाहोगे। आपकी फैमिली में मतलब बच्चे, बड़े क्या बच्चे भी कहेंगे कि मम्मा वो केक आप दोबारा बना दो। तो व्हीट एंड जैगरी केक की एक सिंपल रेसिपी है, वो हर कोई बनाना चाहता है, हर कोई बनाता भी होगा, बट वो टेक्सचर जो अचीव हम लोग करते हैं वो टेक्सचर आपसे अचीव नहीं होता होगा। उसकी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बनेगा, बट कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं अगर शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो मैं आपको कंपेयर करती हूँ कि कितना आटा और हमें कितना शुगर रिप्लेसमेंट चाहिए। तो हमें 125 ग्राम आटा लेंगे, तो हमें 125 ग्राम ही गुड़ चाहिए, ठीक है। तो अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट अलग रखेंगे और हम वेट को अलग रखेंगे। तो ड्राई में हमारा आएगा 125 ग्राम आटा, उसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, पिंच सॉल्ट, और 1/4 टीस्पून हम उसमें इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। अब ये जो हमने इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डाला, और 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे। अब मिल्क पाउडर 2 तरीके के आते हैं, आप स्वीटन भी ले सकते हो, और एक आता है जो विदाउट मतलब न्यूट्रल होता है, जिसमें स्वीट नहीं होता है, आप वो भी ले सकते हो, शुगर फ्री जिसे कहते हैं। अब जो हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट लिए हैं उसको आप एक छन्नी से, एक बड़ी छन्नी जो होती है, आटे छानने वाली छन्नी भी ले सकते हो, उससे आपने शिफ्ट किया, मतलब छान लिया। तो हमने 2 बार हमने इसको छाना, उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने साइड में रख दिया। कद्दूकस किया हुआ जो हमारा कोकोनट होता है, आप वो ले सकते हो। हमने सेम ड्राई वाले जो हमारे इंग्रेडिएंट है उसके अंदर हमने वो ऐड कर दिया, ये अब हमने साइड में रख दिया। अब हम आते हैं वेट की तरफ। वेट में हमने क्या लेना है, हमने जो लिया था 125 ग्राम गुड़, वो लेंगे, हाफ कप दही, बहुत इजी है। अगर मैं आपको पोर्शंस भी बहुत इजी वे में बता रही हूँ, ग्राम्स में नहीं बता रही हूँ, जो आप घर में इजीली बना सकते हो विदाउट एनी वेइंग मशीन के, है ना। तो आप उसमें लेंगे 125 ग्राम गुड़, हाफ कप दही, 1/4 कप आप उसमें लेंगे ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो, जो फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, फ्लेवर फ्री होना चाहिए, वो ऑयल आप इसमें डालेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई एसेंस है, आप उसमें एसेंस, वनीला एसेंस डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो, नहीं तो हमारे पास जो इलायची पाउडर हमने डाला है और जो कोकोनट डाला है उसके फ्लेवर से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इन सबको हमने क्या करना है, मिक्सी जार में डालना है, और मिक्सी जार में डालकर हमने उसको ग्राइंड कर देना है।
ठीक है, वो अच्छे से एक सॉफ्ट बैटर जब बन जाएगा, एक प्लफी, मतलब जो आपका बैटर है वो एक सॉफ्ट और प्लफी हो जाएगा। आपने मिक्सी जार से निकालना है एक खुले बर्तन के अंदर। फिर उसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट हमने लिए थे वो हमने मिक्स करना है कट एंड फोल्ड से, हाफ हाफ करके, थोड़ा थोड़ा करके 3 पार्ट्स में हमने उसमें ऐड करना है कट एंड फोल्ड करके। आप चाहो तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ही मीडियम स्पीड के अंदर, तो कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे अंदर, क्योंकि उसके लास्ट में हम एक ऐसे इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसके बाद वो उसका टेक्सचर मेंटेन करेगा। ठीक है, हमने साइड में जब हम ये मिक्स कर रहे हैं, हमें 1 कप या हाफ कप जितना भी आपको अच्छा लगता है, हमने चॉप ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और लास्ट में हमने वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं बैटर के अंदर। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि क्योंकि गुड़ है वो पानी बहुत ज़्यादा सोक करता है, आटा भी पानी सोक करता है, तो आपने गुनगुना दूध लेना है थोड़ा मतलब जो फ्लोइंग हमारी फ्लोइंग बैटर रहना चाहिए। फ्लोइंग बैटर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, मैं कोई आपको स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं बताऊंगी दूध का, वो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में लगेगा बैटर तो ठीक है, थिक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, बट नहीं, आप थोड़ा उसको हल्का सा और डालना, क्योंकि जब वो आप देखोगे जब वो बेक करेगा ना तो पानी बहुत सोक करता है जो आटा होता है, तो इसमें हमें थोड़ा सा दूध, वार्म मिल्क उसमें ज़रूर डालेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमने ड्राई फ्रूट डाले उसमें और अच्छे से हमने कट एंड फोल्ड से मिक्स किया। लास्ट में बात है इसमें हीरो इंग्रेडिएंट जो है हमारा विनेगर। जी हाँ, जो आप घर में विनेगर यूज़ करते हो, जो चाइनीज़ आइटम में यूज़ होता है, आप वो 1 टीस्पून विनेगर इसके अंदर डालेंगे। और वो डालने के बाद फिर बैटर को हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, सिर्फ इतना मिक्स करना है कि वो बस मिक्स हो जाए बैटर में, हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। फिर हम उसको 7x7 इंच के टिन के अंदर, जो ये क्वांटिटी है वो 7x7 इंच में परफेक्ट बनेगी। आप उसके अंदर डालो, बैटर को पोर करें। नीचे आप लाइनिंग के लिए कोई भी बटर पेपर लगा सकते हो। अगर बटर पेपर नहीं अवेलेबल है अगर आपके पास, तो आप नॉर्मल उसको ऑयल से ग्रीस करो, अपने आटे से डस्टिंग करो और फिर उसके अंदर बैटर को फिल कर सकते हो। ठीक है, और उसको फिर हमने टैप करना जरूरी है, क्योंकि जब हम बैटर को हम इतना ज़्यादा बीट करते हैं या फिर हम मिक्सी में मिक्स करते हैं, उसमें एयर आ जाती है, तो एयर हमें नीचे इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो हमें वो एयर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसे टैप करना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी रेसिपी को हम 180 डिग्री में नॉर्मल बेकिंग होती है, बट मैं इसको 160-170 डिग्री में बनाती हूँ, जिसमें बेकिंग बहुत अच्छी बन के आती है, टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। तो 160-170 डिग्री में आप इसको लोअर रोड के ऊपर आप 35 मिनट तो लगेगा ही, 35 मिनट तक पहले इसको बेकिंग पे लगाओ। अगर आप जब 35 मिनट बाद अगर आप टूथपिक या नाइफ डालोगे, अगर वो क्लीन निकल रहे तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत चिपक रहा है उसमें, तो आप 5 मिनट उसको और बेक कर सकते हो। सिर्फ इतना ही है, बहुत सिंपल रेसिपी है, आपके घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बहुत टेस्टी केक बनता है। आप रिपीट मतलब बना के हर दूसरे दिन बनाएंगे और खाएंगे, और हेल्दी भी है, आप बच्चों को मना भी नहीं करोगे खाने के लिए। ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप बच्चों को मना ही नहीं कर सकते खाने के लिए, खुद मांग कर भी खाएंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में बनती तो है, बट वो टेक्सचर कैसे अचीव करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मेरा इंस्टाग्राम पेज में इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे, आप उस पर ज़रूर व्यू करना। आप इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर डालना कि कैसा निकल कर। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, फील फ्री, आप कभी भी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पॉडकास्ट में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर और रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। होप सो भावना आप भी ट्राई करेंगे। मैं जरूर ट्राई करूंगी। आप मुझे जरूर बताना कैसा लगा। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आपको बताऊंगी कि कैसा लगा और कैसा टेस्ट था। मैं भी घर पे जरूर ट्राई करूंगी। राइट, सो इसी के साथ कंचन जी, अगर हम बात करें तो आपका फेवरेट एक्टर भी तो होगा कोई, है ना? तो आपने उनके लिए भी सोचा होगा कि मैं केक बनाऊंगी, तो आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान। सलमान खान, सबके दिलों की जान। भाईजान। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको केक बनाना हो सलमान खान जी के लिए, तो कैसे क्रिएट करेंगे आप उनके लिए? ये तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं किसी सेलिब्रिटी के लिए केक बनाऊं, और वो भी सलमान खान के लिए बनाने का मौका मिला, तो वो तो एक ड्रीम। क्योंकि अगर मैं केक बनाऊंगी तो समहाउ चांसेस है कि मैं उनसे मिलूं भी फिर, है ना? तो देखो उनकी जर्नी, उनके पास इतनी हिट मूवीज है, इतने अच्छा काम है, तो वो सारा में एक उनकी जो लाइफ
कहते हैं कि जो जर्नी है उनकी बॉलीवुड के अंदर, मैं इस केक के अंदर शो प्रेजेंट करना चाहूंगी। जब से वो आए और जो इवन जो उनकी कुछ फिल्म्स है जो नहीं भी चली है बट उनके सॉन्ग्स इतने हिट हुए हैं, उनके स्टाइल इतने हिट हुए हैं, तो मैं सब उसमें प्रेजेंट करना चाहूंगी और वो एक मेरा ड्रीम केक होगा जो मैं उनके लिए क्रिएट करूंगी। वाओ, सो नाइस ऑफ यू। और मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप उनसे बहुत जल्द मिले और काश कोई सुने, उनकी PR या सलमान खान है ना जो मेरे से कांटेक्ट करे, जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। मेरा विश है कि मैं उनके लिए केक बनाऊं। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कभी केक बनाने का आपको मौका मिले तो आप कैसे क्रिएट करेंगे इसे? देखो भावना, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए होगी, मेरे लिए ऑनर होगा कि अगर मुझे मौका मिले उनके लिए केक बनाने का। आप जैसे जानते हो कि वो एक हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि हमारे जो नेशनैलिटी है, जो हमारे सिंबल्स हैं नेशन के, मैं प्रेजेंट करूं उनके साथ। सबसे पहले तो मैं उनका एक स्टैचू बनाना चाहूंगी जो रिप्रेजेंट करेगा हमारे देशवासियों करके, है ना। उनका एक मेन टैग लाइन है, देश मेरे प्यारे देशवासियों, तो कुछ मैं इसमें एलिमेंट उसमें डालूंगी। फिर उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, जैसे कि राम मंदिर बनाया है ना, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी उन्होंने काफी कुछ UPI के लिए काफी काम किया है। तो कुछ कुछ एलिमेंट जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है वो उसके लिए उसमें डालूंगी। और मेरा अब जैसे आप बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसे एलिमेंट डालूंगी कि वो नाइफ लगाए केक पर और ये क्रिएटिविटी हो सकती है कि नाइफ लगाए और साउंड निकले मेरे प्यारे देशवासियों। ये आप जरूर क्रिएट करना। मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट, और ये हम लोग मैकेनिकली कर भी सकते हैं, करेंगे। अगर मुझे ऐसा मौका मिला कुछ ऐसा, मैं जरूर उनके लिए क्रिएट। नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो वो भी कभी देखें इस चीज को, आपकी क्रिएटिविटी को, तो सराहना दें उसको। तो कंचन जी, उम्मीद करती हूँ कि जो आपकी विशेस हैं सलमान खान जी के लिए केक बनाना, नरेंद्र मोदी जी के लिए केक बनाना, वो एक दिन जरूर पूरी हो। और वो ये जब पॉडकास्ट उनकी टीम के मेंबर अगर कोई भी देख रहे हो तो वो डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट करें और आपके इस मोमेंट को और ज्यादा आगे तक बढ़ाएं। एंड मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा अगर मेरे पास कोई भी सलमान खान आते हैं या कोई भी इंडस्ट्री के आते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकती हूँ। नहीं, डेफिनेटली आपका जरूर एक दिन ये ड्रीम पूरा होगा। सो कंचन जी, व्हाट इज अ सेरीन केक USP? भावना, जैसे हमारी टैगलाइन है ना, वी सर्व योर ड्रीम केक, तो मैं चाहती हूँ कि हर घर में, हर इंसान के पास उनका ड्रीम केक पहुंचे, जो उनके ड्रीम में कहे कि हाँ हमें ऐसा केक बनवाना है, वो केक मैं उनके लिए क्रिएट करूँ, उनके प्राइस बजट के हिसाब। बहुत लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमें ऐसा केक चाहिए बट उनका बजट ही नहीं होता है ना, वो सोच भी नहीं सकते, बट वो इमेजिन करते, ड्रीम में सोचते हैं कि हमें कभी किसी दिन मैं ऐसा केक बनवाऊंगा। तो मैं वो पॉसिबल करती हूँ उनके लिए कि वो केक उनके बजट में कैसे करके डिजाइन किया जाए। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि हर घर, आप देखोगे मेरे जो केक्स हैं वो मैं मेड के लिए भी बनाती हूँ। वाओ, मेरे केक्स मेड्स भी लेके जाती हैं। बट हाँ, मैं ऐड करना चाहूंगी, कभी भी जैसे मेड्स वगैरह को मैं फ्री केक नहीं देती, क्योंकि वो भी अर्न करती हैं, पे करती हैं। उनकी फैमिली में हर एक बंदा काम कर रहा होता है, मैं उनसे कुछ अर्न नहीं करती हूँ। बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जितना मेरा मटेरियल कॉस्ट है मैं उनको वो ही चार्ज करूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा केक हर छोटे बड़े हर घर के अंदर पहुंचे, हर कोई इसको एंजॉय करे और हर कोई एक डिजाइनर केक अपने घर में ले जा पाए। तो वो पॉसिबिलिटी हमारी USP यही है कि मैं अपने केक को एक ऐसी क्रिएटिविटी दिखाऊं जो एक ही क्रिएटिविटी को मैं अलग अलग तरीके से बना सकूं, जो हर घर तक पहुंचे उनके प्राइस बजट में, और उनको एक फ्रेश, केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक केक मिले। जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह से आप अपने कंचन सरीन ब्रांड को USP में कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारे व्यूवर्स के सामने, वो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कंचन जी कि आज का पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार रहा और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। इसी के साथ आपने हमारे व्यूवर्स को अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपने इसी के साथ ये भी बताया कि आने वाले फ्यूचर में जो इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा लग्जरियस बनने वाली है, राइट? सो थैंक यू सो मच अगेन। सो आज आपने जाना कंचन सरीन जी की स्टोरी और उनकी जर्नी, कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और किस तरह से उन्होंने एक घर से स्टार्ट किया बेकिंग इंडस्ट्री को।
इसी के साथ कंचन सरीन जी ने ये भी बताया कि कैसे आप घर में बैठे बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे आप एक अकेडमी, इनफैक्ट एक आउटलेट भी अपने खोल सकते हैं और इसी के साथ एक बहुत बड़ी ब्रांड को आगे लॉन्च कर सकते हैं। तो इनके एक्सपीरियंस से तो हमने बहुत चीज़ें जानी, साथ में ये भी जाना कि क्या केक की रेसिपी है। इसी के साथ कंचन सरीन जी ने ये भी बताया कि कस्टमर्स रिपीटेड कैसे आपके पास आएँ और इसी के साथ कस्टमर्स के टेस्ट का आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, फैक्ट्स भी बताए और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच कंचन जी, आपका अगेन इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपका इस दौरान पॉडकास्ट में कैसे एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। भावना, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, इट्स अ, मुझे लगता है बातचीत सेशन था जो हमने एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए। होप सो व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन मिली होगी, हमारी इंडस्ट्री के बारे में कुछ डिटेल्स मिली होंगी, और जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, काम शुरू करना चाहता है, उसको कुछ थोड़े बहुत हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिली होगी। होप सो आपने कुछ सीखा ही होगा हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा तो हमें ज़रूर बताइए। अगर इसी के साथ अगर आपको और जानना है सरीन केक के बारे में, अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो लास्ट में हम नीचे डिटेल्स के अंदर मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करेंगे। अब वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मेरा काम देख सकते हैं और जान सकते हैं सरीन केक को। और अगर आप ऑर्डर्स के लिए सर्च आउट कर रहे हैं तो सर्च आउट कर सकते हैं। और आपको बिजनेस शुरू करने के लिए भी कुछ हेल्प चाहिए होगा, आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच कंचन जी, एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच आपने ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और इसी के साथ अगर आपका कोई भी बेकरी से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो या आपने भी ये इंडस्ट्री शुरू की हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, ये पॉडकास्ट देखकर भी। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।